बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और मुबारकां जी, मुबारकां। फाइनली पाकिस्तान अपने तमाम हरीफों को पछाड़ते हुए नॉकआउट स्टेज पर पहुंच गया है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। कितनी खुशी की बात है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड होगा। कल का मैच नामीबिया को पाकिस्तान ने 45 रन से शिकस्त दी। बाबर आजम ने 70 रन्स बनाए और मोहम्मद रिजवान 79 रन्स बनाए और वो मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए। और कल की पूरी टीम ने जो जिस तरह से खेला है ना, ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम ने एक यूनिट होके खेला है। और अगर हम देखें तो पिछले मुसलसल 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारे शाहीनों ने कि भाई दिल खुश हो गया। आई एम श्योर आप सबने मैच देखा होगा। शेख साहब, आप लोगों ने ही मैच देखा होगा। रात में सब जाग रहे थे। कितना ज़बरदस्त मैच था ना। और ज़्यादातर लोगों की नज़रें जो थी ना कल आसिफ अली पे थी। कुछ उम्मीदें थी कि जिस तरह से पिछले मैचेस में आसिफ अली ने जो है वो पूरे गेम की काया पलट दी और छक्के चौके लगाए, तो कल भी हम कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना कि जब हमारी टीम जो है वो छक्के और चौकों की बारिश कर रही होती है और स्टेडियम में एक शोर होता है और हमारे घरों में भी एक चीखम पुकार मची हुई होती है कि ये। और अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह माशाल्लाह जीत रही है मुसलसल। तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट फीवर फैला हुआ है आजकल। हर कोई क्रिकेट देख रहा है। सब लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं, सारे काम छोड़ के, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे कोई गेस्ट आए, कुछ भी हो, सब जो है वो मैचेस में लगे रहते हैं। अच्छा भी लगता है जिस तरह से हमारी टीम ने कल एकजुट होकर जो है वो मैच खेला है, एक साथ एक टीम वर्क किया है। हर इंसान अपनी अपनी जगह हर काम करता है, चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे वो हम लोग हों। जैसे कि मुझे सुबह डेली यहाँ पे आना है, आपके सामने आपसे बातें करनी है और अपनी व्यूज़ शेयर करने हैं, आप लोगों के मसाइल का हल बताना है। मेरे कैमरामैन्स भाई हैं जो पीछे आते हैं, डेली उनको आके कैमरा पे खड़ा होना है और मेरे अच्छे अच्छे शॉट्स बनाते हैं ताकि आप लोग टेलीविज़न पे देख सकें। हर कोई अपनी जगह अपना अपना काम कर रहा है, चाहे वो स्टूडियो से बाहर हो, कहीं भी हो। क्यों करते हैं ये आज मैं आपसे बात करूँगी इस बारे में। हम इसीलिए मेहनत करते हैं, हम अपनी अपनी जगह तमाम काम करते हैं कि पहले तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए हमें, फिर उसके बाद आती है हमारी ख्वाहिशात कि भाई हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, हम ये काम कर लें, हम अपने मुस्तकबिल को संवार लें, घर के अखराजात पूरे हो जाएं। आजकल के दौर में जिस तरह से हमारी लाइफ तेज़ी से जो है वो भाग रही है, हम दौड़ रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं हम सब के सब, हम उसके साथ जो है वो चलना चाह रहे हैं। अगर फिर हम तमाम चीज़ों से थक हार जाएँ, तमाम चीज़ें जो हैं वो खर्चात पूरे कर लें, फिर आखिर में बारी आती है हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात की। आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी तो हमेशा चलती रहती है, ये हम सबका एक ईमान है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है। हम जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी तगो-दो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते, अपने आप को भूल जाते हैं, हम मेहनत में लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये तमाम मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो टेंशन हो, आपके घर के अखराजात हों, XYZ जो भी है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन इस सब में आप कहाँ हैं? अगर आप अपनी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को भी मार देंगे, उनका गला घोंट देंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका ज़िंदा रहने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद अपना आप अच्छा नहीं लगेगा, झुंझलाहट रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। मैंने अक्सर देखा है कुछ मर्द हजरात को और ख़वातीन को वक्त से पहले अपनी उम्र से ढलने लगते हैं, जितनी एज के वो होते नहीं हैं उससे ज़्यादा के दिखने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई बहुत काम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इतनी बिजी लाइफ है, अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? यहाँ हम गलत है। हमें चाहिए कि हाँ, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लें, अपने से प्यार करें,
और यकीन जानिए जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत नजर आने लगेगी। ज़िंदगी की जो भागदौड़ है आप उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन खुशी से, अपने ऊपर बोझ लेके नहीं। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद होंगी इन तमाम मसाइल पे बात करने के लिए डॉक्टर बिल्किस। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस से इसका नुस्खा पूछ सकते हैं। और साथ साथ हमारे साथ होंगी डॉक्टर अरीज, जो कि हमें बताएंगी कि हम हाई प्रोटीन डाइट कैसे ले सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे संगीन मसला, आज क्या पकाएं। तो इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ होंगी शेफ़ मुनीज़ा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर उस्मान ज़हीर, जो कि पाकिस्तान के वाहिद वेटरनरी डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ वेटरनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन से वेटरनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन में यूएस बोर्ड सर्टिफिकेट हासिल किया है और साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी की है एपिडेमियोलॉजी में, जो कि यूएस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फंडेड थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? आई एम गुड। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि वन हेल्थ क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर आपका बहुत शुक्रिया ये सवाल करने का। असल में वन हेल्थ एक तरीक़ाकार का नाम है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ शोबे डिफरेंट लेवल्स पर काम करते हैं, चाहे वो अपने मुल्की लेवल पर हों, रीजन के लेवल पर हों या आलमी सतह पर हों, ताकि वो हासिल कर सकें एक बेहतर लेवल ऑफ हेल्थ फॉर इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और हमारे माहौल के लिए। बिकॉज इन सब की ज़िंदगियाँ आपस में और इनकी सेहत जो है आपस में वो एक दूसरे से लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, मुंसलिक है। क्योंकि तो कैसे हम, हमारा माहौल और जानवर, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर अभी हम मिसाल ले लें, जो आप लोग घर में खाना खाते हैं जिसमें गोश्त आ रहा है आपके पास, वो किसी फार्म से आ रहा है, वो किसी पोल्ट्री फार्म से आ रहा है, वो किसी लाइफ स्टॉक फार्म से आ रहा है। अगर उस फार्म से वो आने वाला गोश्त आपके पास किसी वजह से, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी है बीमारी है जो आपको लग सकती है, तो वो अगर आपको लगेगी उस जानवरों से आने से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपकी सेहत को मुतासर करेगी। इसी तरह से हमारे माहौल से में भी का भी बहुत बड़ा किरदार है। हमारे माहौल में हमारा पानी आ जाता है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर हमारा पानी आलूदा है, अगर वो आप पिएंगे और फ़र्ज़ करें वो जानवरों के फार्म से आलूदा हो रहा था या किसी और जगह से आलूदा हो रहा था, किसी फैक्ट्री से आलूदा हो रहा था, तो वो आपको असरअंदाज करेगा, हमारे जानवरों को असरअंदाज करेगा। जैसे कि जानवर बीमारियां चलती हैं, स्वाइन फ्लू हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है, तो क्या ये भी इसी माहौल की वजह से फैलता है और जो असरअंदाज होता है इंसानों पे भी? असल में ये जो आपने दो बीमारियों के नाम लिए हैं, इसके अलावा जो बाकी मसाइल भी चल रहे हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मसला चल रहा है आजकल, कि अद्वियात का असर कम होता जा रहा है, तो ये सब इस वक्त जो चल रहा है, ये असल में वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इन सब चीज़ों को, तमाम इदारों को, तमाम शोबों को इकट्ठा लेके चलें ताकि आप इस मसाइल को हल कर सकें। सही। फ्लेमिंग फ़ंड प्रोग्राम क्या है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो शोबे हैं इसमें किस तरह से हमारी हेल्प कर रही है? फ्लेमिंग फ़ंड जो है यूके गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये दुनिया के 24 मुल्कों में चल रहा है और इसका काम है मुख्तलिफ शोबों के साथ मिलके, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टॉक है, फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर काम करना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से ऐसी बीमारियों पर काम करना, ऐसे जरासीम पर काम करना जिन पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर कम होता जा रहा है और इसका तदारुक करना। तो इसके लिए ये यूके गवर्नमेंट की फंडिंग है, जिसको पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है इस्लामाबाद में, DAI पाकिस्तान, वो इसको चला रहा है। इसके साथ इसके 4 मज़ीद पार्टनर्स भी मौजूद हैं, जिसमें लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन है इंग्लैंड में, उसके अलावा हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं अमेरिका में, उसके अलावा इंडस हॉस्पिटल और आगा खान यूनिवर्सिटी, ये सब मिल के इसको चला रहे हैं ताकि मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए, जिसमें मैंने जिस तरह बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके अलावा प्रोविंशियल लाइफ स्टॉक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पर, हमारी मिनिस्ट्री हैं फेडरल लेवल पर, इसी तरह हमारे एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। उन सब के साथ मिलकर मुख्तलिफ
छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से काम करना कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे और हम अपने मुल्क में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर या ऐसे जरासीमों पर काम करते हुए इसका तदारुक कर सकें कि ये आगे से आगे मत फैलें, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा मसला बनता जाएगा। तो ये आप मुझे इसका रीज़न बताएंगे कि क्यों, ये वजह क्या है इस चीज़ की कि एंटीबायोटिक जो है वो इतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती हैं अब? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं असरअंदाज होती। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह उसमें से ये है कि इन अद्वियात का बाज़-औक़ात बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है, इंसानों में भी, जानवरों में भी और फसलों में भी। तो उसकी जब वो बेदरेग इस्तेमाल होता है किसी डॉक्टर की हिदायत के बगैर, या दवाई की क्वालिटी फ़र्ज़ करें ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी असरअंदाज हो सकता है। तो जब यहाँ पर बेदरेग इस्तेमाल होगा, क्वालिटी ठीक नहीं होगी, लोग लेबॉर्ट्रियों में नहीं जाएंगे, लेबॉर्ट्री से रुजू करके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो बैक्टीरिया जो है वक्त के साथ साथ रेजिस्टेंट हो जाता है, या इन अदर वर्ड हम ज़्यादा ज़बान में कहें तो वो ढीट हो जाता है। तो जब वो ढीट हो जाता है, जैसे कि आजकल वायरल भी जो है बड़े लंबे लंबे हो गए, 10 दिन 15 दिन का वायरल होता है, तो क्या वो यही वजह है इसकी कि हम जो है वो प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब किए बगैर दवाई जो है वो ले लेते हैं? देखें, वायरल की बात भी हम करते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जिस पर एंटीबायोटिक असल में असर करती है, तो होता ये है कि बाज़ औक़ात लोग फ्लू में एंटीबायोटिक ले लेते हैं। Exactly, असल में फ्लू में एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक ली जाती है, वायरस को किल करने के लिए नहीं एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। तो ये हमारे यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन है, जिसमें लोग जो है वो अगर उनको वायरल भी होता है तो वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है हमें तमाम इस वजह से ये फैलता है। और इसी पर हमारा प्रोजेक्ट जो है फ्लेमिंग फंड जो है, हम तमाम इदारों के साथ मिलकर हॉस्पिटल लेवल पर भी हम एक पूरा स्टीवर्डशिप प्रोग्राम चला रहे हैं इंडस हॉस्पिटल की मदद से, कराची में जो मौजूद है, पूरे मुल्क में चल रहा है, जिसमें हम जो हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ जो स्टाफ है, उसको बताना चाह रहे हैं कि ड्रग्स को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल करते हुए जो एंटीबायोटिक फ़ायदेमंद है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से हम लाइफ स्टॉक के शोबे में भी मुख्तलिफ जानवरों के फार्म्स पे, चाहे वो गाय भैंसों के फार्म्स हों या मुर्गियों के फार्म्स हों, वहाँ पर देख रहे हैं कितनी एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रही है, ताकि उसकी बेस पर हम पॉलिसी मेकर से बात कर सकें कि किस तरह से ड्रग्स के इस्तेमाल को या एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को रेगुलराइज करना है, ताकि इसका बेदरेग इस्तेमाल कम से कम हो सके। सही। और वेटरनरी मेडिसिन इंसानी सेहत के ऊपर जो है किस तरह से बेहतरी के लिए काम करती है? ये भी आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अमूमन हमें ये एक लगता है कि सिर्फ जो है हेल्थ जो है वो मेडिकल डॉक्टर ही किसी इंसान की हेल्थ को ठीक कर सकता है, लेकिन जो चूँकि आज हम वर्ल्ड वन हेल्थ डे मना रहे हैं नवंबर 3 को, तो इसके अंदर मुख्तलिफ शोबों का किरदार है। जैसे मैंने पहले बताया, तो वेटनरी मेडिसिन का किरदार बहुत ही अहम और कलीदी है, ख़ास तौर पे वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन और इसके जो अलाइड डिसिप्लिन हैं उनका किरदार कलीदी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसानों को जानवरों से लग जाती हैं और इसी तरह से बीमारियां इंसानों से जानवरों को भी लग जाती हैं। जैसे मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मिसाल दी कि फार्म से अगर आप मुर्गी आ रही है, आप वो खा रहे हैं, और अगर आप बीमार हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी इन्फेक्शन थी और वो आप हॉस्पिटल जाते हैं, वो ट्रीट नहीं होती, तो असल में ये वेटनरी डॉक्टर्स फार्म लेवल पर, जानवरों के फार्म्स लेवल पर या पॉलिसी लेवल पर ह्यूमन हेल्थ के डॉक्टर्स के साथ मिलके, पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि वहाँ पर भी तदारुक हो और यहाँ पर भी हो जाए। इसी तरह से बाकी भी और बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं जहाँ पर यही बीमारियां या इन्फेक्शंस जो हैं इंसानों से जानवरों को भी लग सकती हैं। एक दो एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो, जैसे कि अगर जो इंसानों से बीमारियां जानवरों को लगती हैं। इंसानों से अगर हम बात करें, अभी जो आजकल हमारा कोविड चल रहा है, कोविड पहले इंसानों में आया, लेकिन अब वो इंसानों से मुख्तलिफ जानवरों में भी जा रहा है। परसीव ये किया जाता है कि शुरू में किसी जानवर से इंसान में आया, वो अभी मफरूज़ा है, लेकिन इंसानों से जानवर में जाने वाला इस टाइम मफरूज़ा नहीं है। ये कन्फर्म हो चुका है कि कुछ अमेरिका वगैरह में बिल्लियों में भी इसकी तशखीस हो चुकी है, कुत्तों में हो चुकी है तशखीस, और इसके अलावा जो चिड़ियाघर के जानवर हैं, चीते वगैरह, उनमें हो चुकी है। तो ये इंसानों से जानवरों में जा रहा है। इसी तरह से जो ड्रग रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया हैं, जो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपका इंसानों का फुजला जो है वो किसी जानवरों के फार्म पे जा रहा है और वहाँ से, या जानवरों के फार्म पे नहीं जा रहा, या कोई फसलें जहाँ उग रही हैं वहाँ जा रहा है वो फुजला, तो वो उन फसलों के थ्रू वो बैक्टीरिया, वो बीमारियां जो इंसानों में मौजूद थी, वो जानवरों को भी जा सकती हैं। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें सबको मिल के काम करना है ताकि हम अपने आने वाले जो मसाइल हैं उसका तदारुक कर सकें। वन हेल्थ में कम्युनिकेशन का क्या किरदार है? कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम किरदार है, चाहे वो वन हेल्थ हो या कोई भी शोबा हो। उसकी वजह ये है कि हमें अमूमन, हम अपने शोबे के बारे में जानते होते हैं और हम अमूमन ज़्यादातर बात करते हैं ज़्यादा टेक्निकल ज़ुबान में,
लेकिन कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स और कम्युनिकेशन का शोबा आम आवाम तक, पॉलिसी मेकर्स तक उस बात को ले जाने में हेल्प कर सकता है। मैं किसी डॉक्टर को बात बताऊं तो मैं बता लूँगा, अगर मुझे वही बात एक पॉलिसी मेकर को बतानी है तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा किरदार है। पॉलिसी मेकर के पास टाइम नहीं है कि वो मेरी लंबी बात सुने, लेकिन उसको एक बड़ी फोकस बात, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो मसला है 2050 तक 100 ट्रिलियन US का नुकसान होने लग जाएगा दुनिया में, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान अगर आपने पॉलिसी मेकर्स को बताना तो वो आप उसमें कम्युनिकेशन करेंगे सही तरीके से तो ही बात आगे पहुंचेगी। इसी तरह से आम आवाम की बात करें, अगर आम आवाम है वो खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएगी और अपने खाने को, उससे फूड जो आप घर में खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, उसको प्रॉपरली कुक करेंगे तो अगर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा जरासीम फार्म से आ गया, लेकिन अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से आप कुक कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन का किरदार है, क्या लोगों को भी बताया जाए, फार्मर को बताया जाए, डॉक्टर को बताया जाए, हमारे डॉक्टर्स को भी बताने की ज़रूरत है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी बताने की ज़रूरत है, हमारे फार्मर को भी बताने की ज़रूरत है, इसी के साथ साथ हमारे जनरल पब्लिक को भी बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो इससे बच सकते हैं। मसलन आम आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि अगर फ्लू हो जाता है तो उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी और भी बीमारी आपको लग रही, बुखार हो गया है, नहीं उतर रहा, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ओवरऑल किरदार है, लोगों को बताने में, समझाने में, क्योंकि ये एक बिहेवियर चेंज है। सही, और ये पूरी साइकिल है कि अगर हम इस पे अमल करेंगे तो ही हम जो है वो अपने माहौल में बेहतरी ला सकते हैं। पाकिस्तान में वन हेल्थ सिस्टम को जो है वो मुख्तलिफ महकमों में कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं, यानी मुनज़्ज़म कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वन हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन दुनिया में भी कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है ये, ठीक है। ये 19वीं सदी में, 20वीं सदी में ये शुरू हुआ, तो अभी इतना पुराना नहीं है जितने बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वन हेल्थ सिस्टम को पाकिस्तान में लाने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से काम करते हुए हमने पूरा एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया या एक मैकेनिज़्म बनाया कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम करना है तो आप किस तरह से मुख्तलिफ शोबे, हेल्थ की मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, साथ साथ जो हमारे सूबाई इदारे सेहत हैं, उसके अलावा जो हमारे हैं लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट्स हैं, सब मिलकर कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर, क्योंकि वन हेल्थ में बहुत बड़ा इशू है ईगो का, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अथॉरिटी ले, लेकिन इस अथॉरिटी के चक्कर में कहीं हम लोग जो हैं अपने असल मकसद को ना भूल जाएं। जो हमारा असल मकसद है ऑप्टिमल हेल्थ हासिल करना, इंसानों की, जानवरों की और हमारे माहौल की, तो ज़रूरी है कि सब लोग एक दूसरे से मिल के काम कर सकें। अगर किसी काम में मेरी एक्सपर्टीज़ है तो मेरे साथ मिलके चलें, किसी में दूसरे की एक्सपर्टीज़ है वो उसके साथ मिलके चलें, तो सारी मिनिस्ट्रीज आपस में बैठे मिल के काम करें। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है तो आखिरी सवाल करूंगी आपसे कि वन हेल्थ सिस्टम किस तरह मुस्तकबिल में वबाई अमराज का पता लगा सकते हैं और इसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है? वन हेल्थ जो है यही एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर है हमारे लिए। अगर हमने इसको अडॉप्ट ना किया तो हम इस ट्रेन को मिस कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम ड्रग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ड्रग रेजिस्टेंस जैसे बताया 2050 तक अमवात भी बहुत बढ़ जाएंगी और दुनिया में हमें खुराक की तलब भी बढ़ जाएगी, हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस भी $100 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो अगर इस सब का तदारुक करना है तो उसके लिए भी हमें वन हेल्थ को अप्रोच को अपनाते हुए जानवरों के शोबे में काम करें, हम साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को लेकर चलें, आपस में एक दूसरे के साथ अपने लेसन्स लर्न को शेयर करें और इसी तरह एनवायरनमेंट के शोबे को साथ लेके चलें ताकि हम आने वाले वक्त से पहले उसका तदारक कर सकें। ऐसी लेजिस्लेशन करें जिससे एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो रेगुलराइज हो जाए। सही। अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करें ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, आपने हमें इतनी अच्छी अवेयरनेस दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसी हमें बात बताई जिससे शायद हम लोग अनअवेयर थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, हमारे लोग भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। जनाब, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट फिट रहे स्मार्ट लगें, और फिट रहे स्मार्ट लगें में आज हमारे साथ मौजूद हैं
डाइटिशियन है, डाइट कंसल्टेंट है एंड फिजिशियन है डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट पे, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रोटीन का इंटेक कितना डेली बेसिस पे हमें लेना चाहिए? ये तो देखो, प्रोटीन है क्या चीज़, ठीक है। हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं डाइट में। एक कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हमें मिलकर एनर्जी बनाते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली है। तो उसमें प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उसका बेस उससे बन रहा है। स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं। तो डेली इंटेक ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग अगर बिल्कुल कट डाउन करना चाह रहे हो प्रोटीन, तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। तो डेली इंटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये सोचें कि प्रोटीन लेना कितना ज़रूरी है जब हमारी बेस ही उससे बन रही है, बिल्डिंग ब्लॉक ही वो है। कितने % हमें प्रोटीन लेना चाहिए? देखो, प्रोटीन का बेसिकली बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होता है। जब भी हम किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन होती है, वो इवन अगर वाइटामिन्स भी देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप अपनी एज, वेट एंड आप देखते हुए कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बेसिकली हम लोगों का मेथड होता है कि 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। जैसे अगर कोई 50 kgs का है, तो वो 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेगा इसका, तो उसका हो जाएगा 40 ग्राम्स उसको चाहिए। तो 40 ग्राम्स, अब हम लोग सोचेंगे कि 40 ग्राम्स किस तरह पता चलेगा? एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल यही था कि हमें कैसे घर में पता चलेगा कि 40 ग्राम्स किस तरह है। देखो, सिंपल सी बहुत ईजी सा है, क्योंकि ज़्यादा मेन सोर्स हमारी मीट होती है प्रोटीन की। तो मीट का जो 100 ग्राम्स का जो भी पीस होगा, 100 ग्राम्स तकरीबन हमारा पाम साइज़ हो जाता है। तो 100 ग्राम्स जो भी होगा, उसके अंदर अराउंड 30-35 ग्राम्स की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट 40 ग्राम्स है, तो आपने इतना 100 ग्राम्स का पीस मीट का ले लिया। उसके अलावा दूसरी सोर्सेज से हम जैसे प्रोटीन जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट सोर्सेज से पूरी करेंगे, तो डेली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। हम जैसे सबको पता है कि चिकन, फिश, आपका रेड मीट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोटीन सोर्स में, हाई प्रोटीन सोर्स में आती हैं। तो बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं रेड मीट का, या रेगुलर बेसिस पे अगर 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम वो प्रोटीन ही ले रहे होते हैं। तो इसके क्या नुकसान आते हैं? देखो, प्रोटीन डाइट जब भी हम कराते हैं किसी को ना, स्पेशली अगर मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, तो हम प्रेफर करते हैं प्रोटीन डाइट्स कराना। तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराते हैं, क्योंकि जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन की, उसमें बैड फैट होता है। तो बैड फैट क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये रेज़ कर देता है, और वो क्या होता है हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। और सबसे जो कॉमन चीज़ होती है कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू है। यूरिक एसिड क्या होता है, एक आप सोच लो एंड प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से निकलता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, और फिर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है, जो एग्रीवेट कर देती है, इश्यूज़ ओल्ड एज के साथ रिलेटेड हो जाते हैं, फिर पेन की कंप्लेंट्स आते हैं। तो यूरिक एसिड जो है वो बहुत कॉमन, इज़ अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। एक मिथ भी है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। कहते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ रेड मीट के ज़्यादा इस्तेमाल से ही बढ़ता है, ना कि वाइट मीट के इस्तेमाल से। देखो, यूरिक एसिड बेसिकली प्रोटीन से डायरेक्टली, इस तरह के प्रोटीन की भी टाइप्स होती हैं हमारी बॉडी में ना, तो उसमें एक प्यूरिन बेस होता है प्रोटीन का, वो बढ़ाता है यूरिक एसिड को। और वो रेड मीट में होता है, जैसे कि आपने कहा, वाइट में नहीं, इतना रिलेटिवली कम होता है, एग्स में बहुत कम होता है। जो लोग सोचते हैं कि हमारा यूरिक एसिड हम नहीं, लेकिन उसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज में होता है वो। जैसे प्रोटीन की जो वेजिटेबल सोर्स है, पालक है, बीन्स हैं, इनके अंदर प्यूरिन बेस होता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन बेस बढ़ा देता है, और वो प्यूरिन बेस जब बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपको फिर हर चीज़ बैलेंस करके देख के, कि इसी वजह से तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज तो फिर खुद ही से कर ले सारा खुद ही से। अगर आप मुझे एज ए डाइटिशियन बताएंगी कि अगर हमें डेली बेसिस में किस तरह से हम अपना एक मील प्लान डिसाइड कर सकते हैं जिसपे हम एक बैलेंस प्रोटीन डाइट लें, तो वो कैसे बताएंगे? प्रोटीन डाइट जो हम करते हैं ना जब भी, तो बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम मीट का इंटेक करें, ठीक है, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा जो वेजिटेबल एंड फ्रूट सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन की, हम वो भी डालेंगे। उससे ये होगा कि जो सिर्फ मीट के करते हैं जैसे डाइट, तो उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज दे नॉट टेकिंग फाइबर, बिल्कुल कम हो जाता है फाइबर, फिलिंग नहीं होती ना। मीट आप जितनी भी खाएं, फिलिंग नहीं होगी आपको भूख भी बहुत लगती है, इसकी वजह से आपको थोड़ी देर बाद भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है। बिकॉज फाइबर नहीं है ना, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जितना जो डाइजेस्ट देर से चीज़ होती है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, वो प्लांट्स में, ओट्स में, ग्रेन्स में, जो कि प्रोटीन की थोड़ी सोर्सेज हैं, मतलब कि आप हाई सोर्सेज नहीं कहेंगे। तो हमें वो बैलेंस करना पड़ता है कि हम वो वाली सोर्सेज भी रखें, और जो है मेन सोर्स जो है जैसे मीट है वो भी रखें। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट्स करनी है, तो आप एग्स रखें उसके अंदर,
आप दोपहर में कोई सैलेड का बोल हो जिसमें जो है वो आप सारे जो ग्रीन्स डाल लें, फिर साथ थोड़ा सा कोई एक छोटा फिले, जैसे मैंने कहा 100 ग्राम्स लेना आपने, तो आप 100 ग्राम्स का हाफ ले लें, 50 ग्राम्स का फिले या 60 ग्राम्स का फिले ले लें, उसके अंदर आप सैलेड ऐड कर लें, थोड़े से बीन्स ऐड कर लें। बीन्स इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ अ प्लांट बेस्ड सोर्स, तो वो अच्छी हो जाती है। तो फिर आपने उसके अलावा आपने डिनर में भी इसी तरीके से मीट के साथ सैलेड ले ली। सूप्स का इंटेक कर सकते हैं आप। दही दूध ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दही एंड दूध आर बेसिकली फुल मील्स, उसमें कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है। एग्जैक्टली। तो एंड इट्स अ वेरी गुड डेयरी प्रोडक्ट, तो आप वो कर लें तो मसला ही हल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन या मर्द हज़रात जो हैं वो लैक्टोज़ जो है वो टॉलरेंट नहीं होते, हाँ, तो उसमें फिर क्या किया जाए? देखो नॉन डेयरी भी सोर्सेज है ना कैल्शियम की, जैसे आप जो जैसे कि आपने कहा ना कि दूध और दही लाज़मी नॉन डेयरी में देखो, डेयरी है तो डेयरी सोर्सेज हो गई, प्रोटीन एंड कैल्शियम की हो गई, तो नॉन डेयरी सोर्सेज ले लें। आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ये ले सकते हैं आप। तो आप अगर अपनी डाइट के साथ इसको जो है वो आपने रखें तो कोई रेगुलर देखो बेसिकली जब भी कोई डाइट करता है ना तो ज़रूरी है कि हाई प्रोटीन डाइट जो है वो सिर्फ अपने डाइट के लिए ही आप यूज़ करें कि अगर आपको वेट लॉस करना है तभी आप डेली बेसिस पे भी देखो डेली भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं देर एनीमिक, मोस्टली एनीमिक होती है, स्पेशली आफ्टर दे स्टार्ट द फैमिली, तो एनीमिक भी हो जाती है, उनके अंदर डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड बहुत कॉमनली देखी जाती है B12 की डेफिशिएंसी, विच इज़ नॉट ओनली अ कॉज ऑफ वेट गेन एंड वीकनेस, उसमें नर्व्स हमारी ख़राब हो जाती है, तो आती है कि हमारे हाथ कांपने हैं, हम काम करने लगते हैं तो हमसे ग्रिप नहीं आती या सुन्न हो जाती होंगी, तो दैट इज़ द इंडिकेटर कि B12 कहीं डेफिशिएंट हो रही है। एंड B12 इज़ जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ मीट के सोर्सेज में होती है, डेयरी सोर्सेज में होती है, वो किसी वेजिटेबल में नहीं होती B12। मैं आपसे मज़ीद बात करूँगी इस बारे में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और डॉक्टर अरीश हमारे सासाथ मौजूद हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट की। ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रही थी कि विटामिन की जो कमी हो जाती है और B12 की भी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे हाथों में लर्जा आ जाता है। तो इसके अलावा जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि प्रोटीन डाइट कर रहे होते हैं हम लोग, और फिर प्रोटीन डाइट हमने 3 महीने की, 4 महीने की, और उसके बाद हम किसी और डाइट पे फ़ौरन स्विच कर सकते हैं या फिर अपने नॉर्मल रोज़मर्रा के खानों पे हम स्विच कर सकते हैं? देखो कभी भी जब भी कोई डाइट आप कर रहे होते हैं ना, तो उसको एकदम से जंप करके आप रेगुलर मील्स पे नहीं आ जाते। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम एक डाइट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी सर्टनली फंक्शन कर रही होती है, उसके वही इंसुलिन उसी तरीके से रिलीज़ हो रही होती है, वो उसी तरीके से ग्लूकोज बना रही होती है। जब हम जंप करते हैं फ़ौरन से तो क्या होता है कि हमारी बॉडी कन्फ्यूजन में हो जाती है, फ़ैट बनता भी इसी वजह से ना, बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इसको बर्न करना है, इसको स्टोर करना है, तो वो क्या करती है बैकअप के लिए फ़ैट बना देती है कि जब मुझे टाइम मिलेगा, समझ आएगी, आई यूटिलाइज इट। वो टाइम ही नहीं हम देते अपनी बॉडी को, कन्फ्यूजन का ही शिकार रखते हैं। हमारी बॉडी बेचारी कन्फ्यूजन में हर वक्त यही होता है ना, एक डाइट की हफ्ता ये कि अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, हफ्ता दूसरी कर ली, फिर वो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली। चाहे आप कोई भी डाइट करें, स्पेशली जब हम लो कार्ब डाइट्स करते हैं जिसमें हाई प्रोटीन डाइट्स भी आ जाती हैं, हाई फैट डाइट्स भी आ जाती है, जो भी आजकल फैशनेबल डाइट्स चली हुई है ना वो आ जाती हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हमारी लो कार्ब्स की वजह से इंसुलिन स्पाइक्स कम आ रही होती हैं। तो अगर हम बात करें हाई फैट डाइट की, जो आजकल के बहुत जो आपकी एक फैट डाइट में आजकल आ रही है, उसमें इंसुलिन का बहुत इंसुलिन देखो अच्छी बैलेंस होती है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग कार्ब्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक कार्ब नहीं लेंगे हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन उस तरीके से रिलीज नहीं करती, तो इंसुलिन स्टेबलाइज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन द मोमेंट आप जंप करते हैं एकदम से, अगर आपने उसको प्रॉपरली ट्रांजिशन देती है प्रॉपरली कि आप किस तरह कार्ब्स इंट्रोड्यूस करें, इफ़ यू नॉट प्रॉपरली इंट्रोड्यूसिंग द कार्ब्स, तो क्या होता है कि आपने जो ही कार्ब्स खाना शुरू किए, पैंक्रियाज ने फ़ौरन से इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर दी। वो ये होता है कि जो खाना हमने आधे घंटे में यूज़ करना था वो 20 मिनट्स में, 15 मिनट्स में हो गया, और 15 मिनट के बाद फिर भूख लग जाएगी और फिर खा लेंगे, तो वो वेट गेन वापस हो जाता है, सडन वेट गेन होता है। अब फिर जो हम कहते हैं कि हमने डाइट छोड़ी और एकदम से हमारा यही रीज़न होती है, तो रीज़न यही होता है, चाहे वो कोई भी डाइट हो, आपको ट्रांजिशन प्रॉपर करनी चाहिए। इवन जो रेगुलर डाइट्स लोग कर रहे होते हैं, मेरे पास जो भी आते हैं, मैं उनको कहती हूँ जब आपने छोड़ना है मेंटेनेंस मैं कराऊंगी उसकी, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप 2 दिन तो डाइट करो, डाइट में इवन इफ़ यू आर टेकिंग ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, आपने रोटी पे स्विच होना है तो तरीके से स्विच हो, रोटी पे खाएंगे सब कुछ, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। बट डू यू थिंक कि ब्राउन ब्रेड का फ़ायदा होता है डाइट में?
मल्टीग्रेन ब्रेड आई थिंक ज़्यादा देखो बेहतर आप रहती है। बेसिकली जब हम रोटी मना करते हैं ना, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आके कहते हैं कि आपने 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लिखे थे या ब्राउन ब्रेड के लिखे थे, इसमें तो हमने देखा इतनी कैलोरीज थी और रोटी में भी इतनी थी, हम छोटे साइड। हमने छोटे साइज़ की रोटी खा उसका ली। रीज़न सिर्फ ये होता है कि जब फर्मेंटेशन होती है तो जो ग्लूटेन होती है, ग्लूटेन क्या है, एक प्रोटीन होती है, ग्रेन्स की होती है, गंदम की एक प्रोटीन है, सही। वो वाटर इंटेंशन कराती है या इन्फ्लेमेशन कराती है हमारी गट की। जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी भी वो यही होता है कि इन्फ्लेम हो जाती है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है। तो जब फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना जिसमें बेक होती है, राइस होती है, तो उसमें वो चेंज होती है थोड़ी सी। तो दैट इज़ द रीज़न हम उसको ब्राउन ब्रेड पे या मल्टीग्रेन पे स्विच कराते हैं कि आपकी जो वाटर रिटेंशन हो रही है, जब आपको एक्सेस अगर लगता है कि स्वेलिंग हो रही है तो वो रिड्यूस हो जाए। रोटी से हमें कोई मसला नहीं होता, आपने खाने ही है, हम मीट वगैरह सब खिलाएंगे, जो राइट हमारा एक नेचुरल है, मील्स है हमारी कि रोटी चावल खाना है, तो वो सब खिलाते हैं, लेकिन पहले वो रिज़ल्ट आ जाए ना जो हम चाह रहे होते हैं। सही। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तरह की जो है वो डाइट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, मल्टीपल है, और हमारा एक ड्रॉबैक ये है कि हम जो है वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं करते, हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके जो है वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो हमें बाद में नज़र आते हैं, हम उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इन चीज़ों को। जैसे कि सपोज़ एक मैं एग्जांपल दूंगी, एग डाइट है, ये बात मुझे भी पता है, आई थिंक ये बात आपको भी आई एम श्योर पता होगी, लेकिन हमारे व्यूवर्स को ये शायद ये बात नहीं पता कि डाइट जो एग डाइट होती है वो कितनी ख़तरनाक है, और वो आप 5 से 6 दिन ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आप 1 हफ्ता कर लें, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एग डाइट मैं कराती हूँ मैं भी, ठीक है, उसकी वजह ये कि उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, इट्स अ वेरी गुड सोर्स के आप प्रोटीन ले रहे होते हैं, वो लेकिन instant उसको result के लिए इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप 1 वीक तक करें, फिर आपको दूसरा नॉर्मल या तो कर लें, फिर 1 वीक में कर लें, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे का लोग एग वाइट डाइट करते हैं तो सिर्फ अंडों की सफ़ेदी खाते जाएंगे, उसको हालांकि जो प्रॉपर एग डाइट है, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, अगर ये फिर आप प्रॉपर कहीं पढ़ेंगे तो उसमें एक उन्होंने यखनी ज़रूर लिखा होता है, ब्रॉथ आप ज़रूर लें, कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर लिखा होता है, कोई एक वेजिटेबल का फॉर्म विच इज़ अ वेरी लो, जैसे खीरा है, लो कार्ब वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ज़रूर लिखी हुई होती है, टू बैलेंस इट आउट कि आप जब सब्जियां फ्रूट लेते हैं तो आपको मिनरल्स वाइटामिन्स मिल जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता, और आप उसको प्रोटीन आपने मीट की जगह एग वाइट्स के फॉर्म में ले ली, लेकिन हमारे क्या करते हैं लोग, सिर्फ अंडों की सफ़ेदी लेते हैं, और फिर कहते हैं हमारा वेट तो इतना गिरा था लेकिन हमारी स्किन पे रिंकल्स आ गए। और फिर बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं, शादी से पहले जो बच्चियाँ करके आती हैं मेरे पास, उन्हीं को ज़्यादा जल्दी शौक चढ़ता है कि बस हम 10 दिन में जो है वो इतना वेट कम कर लें, हम 15 दिन एक डाइट पे चले जाएं, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज आपके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली हमारी जो फैट एब्जॉर्बेबल जो वाइटामिन्स होती हैं, A, D, E, K जो होती हैं, दे नीड फैट, कि वो फैट लेंगे, फैट आप लेंगे तो वो एब्जॉर्ब होंगी बॉडी में। तो हम सप्लीमेंट्स खा लें, फ़ैट नहीं खाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो क्योंकि हम तो इतनी हमने डब्बियाँ भी ख़त्म कर दी सप्लीमेंट्स की, लेकिन हमें स्किन पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी हड्डियों में फिर भी दर्द हो रही है। इसकी वजह ये कि यू नॉट टेकिंग द सोर्स जो उसको एब्जॉर्ब करेगी बॉडी में। तो फैट, गुड फैट्स आर इम्पॉर्टेंट, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो तीनों चीज़ें लेनी है, किस तरीके से लेनी है उसको अगर आपको नहीं समझ आ रही तो किसी से पूछ ली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक और चीज़ चल रही सप्लीमेंट्स जैसे की बात की आपने, लोग खाना नहीं खाते, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं कि भाई हम जो है वो डाइट पे हैं, लेकिन हमें जो है वो पूरी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को वो हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू मिल रही हैं। तो इसमें कहाँ तक ये जो है सच्चाई है? देखो सप्लीमेंट्स नीड बन जाती है हमारे, क्योंकि अगर शुरू से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी चल रही है तो वो एकदम से पूरी नहीं होगी, उसके लिए हम सप्लीमेंट्स एडवाइस कर देते हैं। बट खुद से सप्लीमेंट्स लेना और डाइट पे जाके सप्लीमेंट्स लेना इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट करेंगे ना तो आप उसमें सारी चीज़ें, जैसे डेयरी है, नट्स हैं, खजूर है, उसमें प्रोटीन है, फ्रूट्स हैं, तो वो आप सब लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे आप ये चीज़ें कट डाउन कर देते हैं और आपकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियाँ आ गई हैं और ड्राई फ्रूट्स तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सब शौक से भी खाते हैं, लेकिन उनकी एक क्वांटिटी होती है जिस आपको इतनी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे लेना है। अच्छा देखो, मैं तो डाइट में ना सर्दी गर्मी सब में ड्राई फ्रूट्स चाहिए इसलिए, क्योंकि उसकी एक तो फिर वो यही होता है कि जब सर्दियाँ आती है तो हमें ये नहीं लगता कि कोई बहुत डिफरेंट चीज़ मिली है तो बहुत सारी खा लेनी है, तो आदत हो जाती है ना सारा साल। लेकिन इस बात में मैं कहूँगी कि अब रात में अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि मूंगफली है जो ना किलो के हिसाब से भर के आ रही होती हैं, और जब थोड़ी बहुत सर्दियाँ कराची में पड़ती हैं और ब्लैंकेट में पूरी फैमिली जो है वो बैठी हुई होती है, और मूंगफलियाँ जो है वो कितनी खा लेते हैं उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता, या तो फिर बाद में उनको सामने आता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर डाइट दिन भर कर रहे होते हैं, लेकिन यार हमने तो सिर्फ पीनट्स खाए थे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि वही बात है कि कोई भी चीज़ खाए ना,
बैलेंस करके खानी चाहिए। आप जितने भी नट्स लेंगे दे आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, अच्छी सोर्स है। अच्छा, प्रोटीन की भी सोर्स है, हम देते भी हैं, एडवाइस भी करते हैं, बट रीज़न क्या, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। हम लोग जब इससे ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, इसमें कितनी आएंगी, 25-30 आ जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो आप अपनी लिमिट एक्सीड कर रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि कोई भी चीज़ आपने पानी ज़्यादा पी लें उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप ये सोच लो ना कि पानी इज़ समथिंग जो बिल्कुल एक वो है, आपकी कोई कैलोरीज नहीं है उसमें, पीएच बहुत बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी भी पी लें तो उससे भी तबीयत खराब भी तबीयत आपको वोमिटिंग से फील होने लग हो जाती है, और वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट जो है वो आप लें। और ये खुशखबरी एक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि चिलगोज़े जो हैं वो अब 6000 पर केजी से लेकर 2600 तक के मिल रहे हैं। तो आप जो है वो लूट मार मचा दें, चिलगोज़े जो है वो सस्ते हो गए हैं। और चिलगोज़े अच्छे होते हैं, पाइन नट्स आर वेरी हेल्दी एक्चुअली, वो बहुत हेल्दी भी होते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज, आपने जो है हमारे साथ आई, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करी, प्रोटीन डाइट के बारे में और दूसरी दीगर डाइट्स के बारे में आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हुस्न के राज का। और हुस्न के राज में हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। अच्छा, हमेशा ये कलर आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान मैच भी जीता है ना, तो इस वजह से भी फेस पे पाकिस्तान खुशी जो है वो झलक रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीतता ही रहे इंशाल्लाह। आई एम श्योर वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल से फाइनल तक के लिए क्वालिफाई कर जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस। और हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी, नजर ना लगे। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने कहा था कि आज आप हमें बताएंगी कि सफ़ेद बाल जो वक्त से पहले हो जाते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और उनकी वजह क्या होती है कि क्यों वक्त से पहले लोगों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं। बच्चों के बहुत ही यंग एज में आप देखते हैं कि 17-18 साल की एज में होते हैं लड़के, स्पेशली उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो। हाँ बेटा, देखो नेचुरोपैथी में थोड़ा सा ये कि हम कहते हैं अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी हो और आपको हर वक्त आपको एलर्जी होती रहे तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, या नाक का गोश्त बढ़ जाए या नाक की हड्डी बढ़ जाए तो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या बी कॉम्प्लेक्स की रेंज आप ग़िज़ा में कम रहते हो, खून की कमी रहती हो, जिंक की कमी रहती हो तो बाल सफ़ेद होते हैं। उसके अलावा केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करने से भी बाल सफ़ेद होते हैं। एक ज़माना आ गया था बीच में कि जब ये कहा जा रहा था कि तेल नहीं लगाना, तेल लगाने से आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। एक किसी चीज़ पे रिसर्च आके किसी वजह से, हालांकि वो होता है जब आपका सीबम ज़्यादा निकल रहा होता है तब आपने तेल नहीं लगाना होता है, वरना तो सरसों का तेल सदियों से लगता आ रहा था और बाल जो है बहुत देर जो है वो सफ़ेद नहीं होते और थे। पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो बालों को ज़्यादातर तेल लगा के ही रखा जाता था, चाहे वो आंवला का हो जी बिल्कुल, आंवला, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, तेल लगा के रखते थे बालों हाँ, में। बोलते थे कि ना ये कहते थे कि दिमाग की खुश्की भी दूर होती है और याददाश्त पे भी असर पड़ता है। कहते हैं कि मतलब अगर हम नेचुरोपैथ में ये कहते हैं कि ना जैसे दिमाग की खुश्की दूर होती है, तो वो कहते हैं कैसे होगी। अब साइंस ने तरक्की की तो साइंस ने कहा कि भाई ये मिथ है, तेल नहीं लगाना चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस दिए कि तेल नहीं लगाना चाहिए, तो उससे क्या हुआ, लोगों ने तेल लगाना छोड़ दिया। एक वजह बालों के सफ़ेद होने की ये भी है। और हमारी न्यू जनरेशन जो गूगल डॉक्टर है, हर बच्चा गूगल डॉक्टर है। मैं अपने बच्चों को कुछ बताऊंगी तो ठक करके गूगल कर लेंगे, कहेंगे कि वाकई आपने सही कहा। डॉक्टर के पास भी किसी के पास जाते हैं ना, गूगल पूरी रिसर्च होके जाती है। मेरे पास बच्चियां आती है पॉलिसिस्टिक ओवरीज की, वो जो है ना अल्लाह ना करे उनको कैंसर भी हो चुका होता है, वो बांझ भी हो चुकी होती, इतनी डर कर आती हैं कि हमने ये पढ़ा है जिसकी वजह से जो है ना उनका मतलब कि
वो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस, वो उनको लगता है दुनिया ख़त्म हो गई एक सिस्ट की वजह से। मैं कहती हूँ भाई सब्र करो, हर 5 में से एक बच्चे को, एक बच्ची को जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है आगाही जो है वो अजाब हो गया है कि हम ये चीज़ें जो होती है ना, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, उससे चाहे साइंस ने प्रूव किया हो चाहे नहीं किया हो, उससे सबसे पहले जो फ़र्क पड़ता है आपके बालों पे पड़ता है। और केमिकल वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा बालों को डाई करना, इन सब से जो है ना बालों पे बहुत फ़र्क पड़ता और है। ज़्यादा सोचने से भी कि मुसलसल अगर आपके बिल्कुल। जहन में मल्टीपल सोचें चल रही हैं, आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ, जो लॉयर्स होते हैं आप उनको देखेंगे कि उनमें से 80% के बाल सफ़ेद आपको मिलेंगे, क्योंकि वो उनका काम ही दिमाग का होता है। सही, अब मैं मिसाल दे रही हूँ, जिन्होंने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, जो बड़े बड़े सर्जन हैं, चलो सर्जन तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही पढ़ने में निकल जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, या घरेलू वो खातून जो कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन हर वक्त जो है ना वो जो है ना सोचती रहती, स्ट्रेस, टेंशन, उसके बाल आपको ज़रूर सफ़ेद मिलेंगे। या हर बात से नाखुश रहने वाली ना ख़वातीन। खुश रहने वाली ख़वातीन, मैं ये ऐसी हूँ, मेरे साथ ये ऐसा होता है, वो इस तरह के जो जुमले बोलते हैं ना उनके साथ। अब ये तो है कि ये तो कॉजेज़ हैं, अब इसको सही कैसे किया जाए। पुराने ज़मानों में सर में देसी घी लगाया जाता था, बिल्कुल देसी घी लगाते थे और देसी घी में आंवले को पका लेते थे, या छोटी हड़ को फुला लिया जाता था। छोटी हड़ को फुलाकर देसी घी में उसको पीसकर पाउडर बनाकर रख लिया जाता था, और वो छोटी हड़ जो है वो खाई जाती थी सुबह शाम, पिंच पिंच। बच्चों को भी आप अभी भी चुटकी चुटकी दें। देसी घी को थोड़ा सा जैसे आपने गरम किया, मुट्ठी भर जो है ना, 1 चम्मच के मुट्ठी भर आपने छोटी हड़ उसमें डाल दें। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम हड़ डालेंगे तो हड़ फूल जाता है, बस आपकी दवा तैयार हो गई। पीस के पाउडर बना लें, वो 1/4 टीस्पून दूध में डाल के दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह रिवर्स हो जाता है। इसी तरह आंवला 1/2 टीस्पून आप पानी में डाल के रखें, सुबह छान के वो पानी बच्चों को पिला दें, बड़ों को पिला दें, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपको शक है, उनको पिला दें। मतलब कि शक है कि जैसे बालों का कलर चेंज हो रहा है, आप पिला दें। आप यकीन करें, अगर आपने ये काम 6 महीने से साल तक कर लिया, और वही आंवले का पानी जो आप सर की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो लोग भी ये कर सकते हैं, तो उनके काले होना शुरू हो जाएंगे, या फिर जितने हो गए उतने हो गए? देखिए, अब मेरी उम्र है, मैं लेट 40s में हूँ, तो मेरे बाल तो काले नहीं होंगे। मगर आपकी उम्र है, आपकी उम्र में आपके बाल काले दोबारा हो सकते हैं, रुक सकते हैं, 40 से 50% दोबारा रिवर्स हो सकता है। याद रखिएगा, बाल कभी भी जड़ से काला सफ़ेद नहीं होता। आप देखेंगे बच्चों को, अगर आप उनके बाल देखेंगे यहाँ से काला, मतलब कि थोड़ा सफ़ेद होना शुरू होगा, ग्रेइश की तरफ, फिर वो जाएगा अंदर। एक सफ़ेद बाल होने के बाद वो अंदर जाके सबको बोलता है आ जाओ मेरे क्लब में, ग्रे क्लब में आ जाओ, फिर वो सारे बालों को ग्रे करना शुरू करता है। तो आपने इंटरनली वो चीज़ें लेनी है, जैसे फोलेट की, बी कॉम्प्लेक्स की रेंजेस लेनी है, बहुत आसान कर देती हूँ। जो चीज़ रखकर काली हो जाए वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। लौकी को काटें, रखे काला हो जाएगा, तुरई को काटें, रखे काला हो जाएगा, सेब काटें, काला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में वो चीज़ें मौजूद है जो आपके बालों को काला करने में आपकी मदद करेगा। पालक, मेथी तो अब तो बहुत सीजन अब जो है वो इतना अच्छा आ गया है कि आप इसमें इवन दो कि आप अगर अनार को भी जो छील के रख देंगे ना, उसका भी जो है वो स्किन हल्की हल्की सी डार्कर होना शुरू हो जाती है। अब तो ये सीजन भी है, आप आराम से जो है ये इनका इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, ये तो बात हो गई कि जिनके बाल ग्रे होना शुरू होते हैं, जिन बच्चों के उम्र के हिसाब से आप ये उनको चीज़ें जो हैं आपने अद्वियात बताई आप वो दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कोई एलर्जी है, जैसे कहते हैं, आपने कहा स्टार्ट में नज़ला, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नज़ला आपका बालों पे गिरता है या नजरें भी जी आंखों पे भी गिरता है, चाहे साइंस इसको कहे ना कहे। फिर आप लोग कहेंगे कि जो है ना नेचुरोपैथ ऐसी बातें करते हैं, हम वो बातें करते हैं जो मतलब हमने मुशाहिदा किया होता है।
तो ये वो लोग भी ले सकते हैं ये अद्वियात? बिल्कुल, आंवला उनके लिए विटामिन, हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और आंवला अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। और बहुत, आप बोलेंगे कौन सा आंवला? वही आंवला जो हम बालों के लिए लेते हैं, सूखा। वैसे आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है कि आप सुबह उसको धोकर एक अदद खा लें और आदत डाल लें। जिनको चाहिए आंखें उनकी अच्छी रहें, बाल अच्छे रहें, एक आंवला, पूरा बड़ा वाला आंवला सुबह बच्चों को दें। पुराने ज़मानों में ये होता था, स्कूल जाने से पहले, उठने से पहले एक आंवला रखा हुआ होता था, बच्चों को भी पता होता था इसको खाए बगैर उनकी जान नहीं छूटनी, वो खा के जाते थे। सही। और जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है तो उसके लिए नीम हाफ टी स्पून 8 से 10 नहीं, नीम जो 8 से 10 पत्ते, नमक हाफ टी स्पून। आप उसको स्टेनलेस स्टील की पतीली में ढाक के पकाएं, उसके बाद उसकी स्टीम लें। तो आप देखिए उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उस डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे कि बालों के लिए अक्सर हम जो है वो टैबलेट्स भी लेते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे हो जाएं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? लेकिन मैं इसका जवाब लूँगी आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि मेडिसिन जो मिलती हैं मार्केट में बालों के लिए कि ये आप खाएंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, तो क्या उनका इस्तेमाल सही है? हाँ, अगर अच्छी ब्रांड है और उन पे आप देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है, बालों के लिए क्या क्या ज़रूरत है। बालों के लिए आपको फोलेट की ज़रूरत है, आपको जिंक की ज़रूरत है, आपको बायोटीन की ज़रूरत है, आपको केराटिन की ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप अगर जाएं तो ब्रांड देखें और फिर आप देखें कि उनका सोर्सेस क्या है। उनके सोर्सेस को देख के आप बिल्कुल ले सकते हैं। और लेकिन देखें, हर चीज़ का इस्तेमाल आपकी बॉडी खुद बता देती कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। अगर आप 15 दिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये मैं एक सवाल ही करने वाली थी आपसे कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम कोई मेडिसिन यूज़ करें, डॉक्टर ने हमें रिकमेंड की है, और अगर वही मेडिसिन देख के आपकी कोई फ्रेंड या कोई भी रिश्तेदार यूज़ करते हैं, कहते हैं हमें तो सूट नहीं करी, हमें तो बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट मिला इसका, तो अच्छा, वो क्या पता है रीज़न कि होता देखिए, है? बात क्या है कि देखिए, अगर आप कोई भी हेयर मेडिसिन खा रहे हैं ना, अच्छा, सबसे पहले मल्टीविटामिन खाने का तरीका ही हमारे यहाँ गलत है। रात सोने से पहले खा लेते हैं, या जो दिल चाहता है खा लेते हैं, अगर 2 दफ़ा खाना है। आप हर मेडिसिन पे लिखा होता है विथ मील्स, यानी कि खानों के दौरान, खानों के साथ, क्योंकि आपका जो ये बड़ा ग्राइंडर मशीन है, उससे सब ग्राइंड होके आपको उसके पूरे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। खाली पेट उठ के खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट करेगा। खाने का तरीका जो लिखा है ना, आपने उसी को फॉलो करना है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि खाया तो बड़े बुरे से बर्ड्स आए, क्योंकि मल्टीविटामिन के बर्ड्स ऐसे होते हैं। तो अगर आपको मैदे का मसला है तो आप मैदे की चीज़ें खाने के साथ उसको इस्तेमाल करें, सही है ना? अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है समीना रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने डॉक्टर बिल्किस साहबा से बात करनी है। जी समीना, बात कीजिए। जी डॉक्टर साहबा, मेरे नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है। क्या हुआ? नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। ठीक है। नाक की हड्डी भी बढ़ी हुई है और ऊपर से मेरे नाक से बहुत ज्यादा पानी बहता है। ठीक है। नाक से अच्छा, तो डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बताया होगा ना बेटा? जी, मुझे डॉक्टर साहब, मैंने 4-5 दिन पहले मैंने डॉक्टर साहब के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑपरेशन करवाएं और सिटी स्कैन भी करवाएं। तो आपको दोनों कराना चाहिए। पहले सिटी स्कैन कराना चाहिए, उसके बाद अगर आपकी नाक की हड्डी बहुत बढ़ चुकी है, देखें हम लोग जब काम करते हैं कि हड्डी बढ़े ना, और होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अद्वियात होती हैं, लेकिन सिटी स्कैन देखने के बाद आप ज़रूर कराइएगा। जब तक नहीं करा रही हैं तो आप आधा चम्मच नमक, 7 से 8 पत्ते नीम के, जिस तरह मैंने बताया, उसको उबालें, उसकी स्टीम लें। आपने उसकी स्टीम लाजमी लेनी है। अच्छा, और अगर आपकी नाक की हड्डी, मतलब कि आपको लगता है कि ये वाली साइड पे बड़ी है, तो आपने इसको ऐसे करके टिल्ट करना है और ये हल्का हल्का करते रहना है। और दिन भर में आप 100, 200, 300, 1000 दफ़ा भी कर सकती। अगर इधर की बढ़ी हुई तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, अगर इधर की बढ़ी हुई तो
इस तरह करके, ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी कीजिएगा। और एहतियात कीजिएगा, अगर नाक की हड्डी बढ़ी है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने चावल, दही, ठंडा पानी, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप मिलता है, अगर वो भी आप नाक में डाल सकते हैं। आपको चाहे दूसरे स्प्रे दिए हों डॉक्टर ने, उन दोनों में 1-1, 2-2 घंटे का वक्फा करके ये भी डालिएगा। अल्लाह आपको शिफा दे। और कलौंजी सूंघें, उससे फ़र्क पड़ता है। पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आमीन। आमीन सुम आमीन। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक देखा जाता है मसला कि जब हम नाक में ड्रॉप्स डालने के लिए कहते हैं तो बाज़ औक़ात लोग इतने ज़्यादा ड्रॉप्स डाल लेते हैं कि उनकी यहाँ की हड्डी गल जाती है, वो क्या अच्छा। वजह होती है? देखिए, एक ड्रॉप, एक कतरा डालना है तो आपने एक कतरा डालना है, और इसके भी प्रोटोकॉल होता है कि आप लेट के डालें, लेटे हुए हों। बेटा, ये कोई और रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया हो, एग्जैक्टली। और बाज़ कुछ ना दफ़ा कुछ ऐसा हो। होता है, बाज़ औक़ात की दवाइयाँ का जो हम लेते हैं यूजली किसी के, हमें कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको हमें 3 महीने या 4 महीने इस्तेमाल करके छोड़ना लाजमी है। अगर आपको डॉक्टर ने नाक में दवाई 2 महीने के लिए डालने के लिए कहा है और आपको असर 2 महीने बाद नहीं हो रहा, आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप खुद ही कंटिन्यू खरीदें। कर लेते हैं, तो अच्छा, ये वो एक- मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर चीज़ को ना आप पढ़ा करें। सबसे पहले एक्सपायरी पढ़ें, एक्सपायर दवा तो नहीं है। दूसरी चीज़, आपने प्रिकॉशंस पढ़ने के, उन्होंने क्या लिखा है, कब आपको डिसकंटिन्यू करना है। तीसरी चीज़, जैसे एयर ड्रॉप होते, आई ड्रॉप होते, इस तरह उस पर लिखा होता है कि जब आप खोल लो तो आपको 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। वो आपके घर का मसाला नहीं है कि 6-6 महीने आप उसको इस्तेमाल करें। खुदारा ये ना करें। मतलब ये गलतियां जो होती हैं वो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये ना क्या करें। बिल्कुल जी। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिना, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली आपके पास आती रहती हूँ ना, आपके क्लिनिक पे ना, मशरिक सेंटर में जो है, लेकिन मुझे ना अभी मैं आ नहीं सकी, मेरे बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं ना, तो मुझे अपने, मेरा बेबी है छोटा, 3 मंथ्स का है, 3 मंथ 10 दिन का है ना, उसका ना एंटीबायोटिक चल रहा है ना, उसको कॉफ यानी ना सीना उसका ज़्यादा ख़राब नहीं है लेकिन मामूली सा ख़राब है ना, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपका भी कुछ मुझे बता दें ताकि मैं अपने बच्चे को दे सकूँ, वो प्रॉपर ठीक हो जाए, क्योंकि फिर उसका फिर आगे भी मुझे ज़रा सरकम करवाना है, तो इस वजह से रुका हुआ है। और दूसरा मैं अपना भी बोलना चाहूँगी, मेरे सीने में ना जलन बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे दोपहर के टाइम, क्योंकि मैं बच्चे को फीड करा रही होती हूँ, तो दोपहर के टाइम मैं रोटी खाती हूँ दाल के साथ, अक्सर ना चूर के खा रही होती हूँ ना, तो मैं जब वो खा लेती हूँ तो उसके बाद ना मेरे सीने में ना एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं फिर वही गैविस्टॉन, वो जो सिरप वो जो होते हैं वो मैं ले लेती हूँ, वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है, लेकिन फिर वो मुझे रहती है सीने में जलन। प्लीज़ आप मुझे मेरी थोड़ी बहुत वो कर दें, बता दें इस हवाले से। बिल्कुल बता रहे। एक तो एच पाइलोरी करा लें, आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का टेस्ट कराएं, ब्लड में भी स्टूल में भी। दूसरा, आप क्लिनिक से कूलेंट स्टमक भी मंगाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसका भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अगर नहीं मंगाना है तो आप गोंद कतीरा, साबित इस्पगोल, तुख्म बालंगा और मिस्री हम वज़न है, लेकिन गोंद कतीरा मिस्री को पीस लीजिएगा। दूसरी बूट जो मैंने आपको बताया उनको नहीं पीसना, सबको मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच आप पानी में डाल दें या दूध में डाल के रात को रख दें, सुबह खाली पेट खा लें और रात सोने से पहले खा लें। लेकिन जो आपका मसला है, मुझे लग रहा है कि एच पाइलोरी का है, आप ज़रूर करें। बच्चे का आपने कहा कि एंटीबायोटिक चल रही है, अगर आप उसको फीड करा रही हैं तो आप हर फीड से पहले, क्योंकि अब मैदे का मसला है, मैं आपको कैसे बोलूँ कि कॉफ़ी पिएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको गर्म लगे, इसलिए मैंने आपको टेस्ट बताया। आप बच्चे के लिए मैं आपको बता देती हूँ, तेल बनाएं। आपने क्या करना है, हींग, हीरा हींग लेना है, ठीक है। हीरा हींग पाउडर होता है, आप लोग जो बाज़ार से हींग ले रहे हैं वो मूली से बना हुआ होता है, उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है और वो काम भी वैसे नहीं करता जैसे हीरा हींग करता है। हीरा हींग का पाउडर बनाकर आप रख लो, उसमें से सिर्फ आपने 1 चुटकी लेना है। फिर दूसरी चीज़ आपने लेना है लहसुन 3 से 4 जवे, अजवाइन 1 चम्मच, ये 3 चीज़ें हो गई। सरसों का तेल 1 कप। पहले आप लहसुन डालेंगी, लहसुन डालने की वजह से लहसुन तड़के वाला हो जाता है, सही। उसके बाद अजवाइन और हींग डाल के अच्छी तरह हिलाएंगी, चूल्हा बंद कर दी। अजवाइन, लहसुन, हींग और सरसों का तेल। सरसों का तेल 1 कप। मैंने आपको तादाद भी बता दी। छान लें, छानने के बाद ये आपके नहीं, ये हर उस बच्चे को ठंड से बचाएगा और हर अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह
आप लोग डॉक्टर्स के पास कम जाओगे। नाक ये कान जो है ये ढक कर रखे बच्चे के, और इससे आगे पीछे पाम पे, पाँव के हथेलियों पे और पाँव के अच्छी तरीके से मसाज करें और उसको लपेट के रखें, कान ढक के रखें। अगर कान ढक नहीं सकती तो थोड़ी सी रुई जो है ना वो कॉटन, लेकिन कॉटन इतना नहीं ठुसाएं कि अल्लाह ना करे अंदर चला जाए। ठीक है, आपको ये करना है, आप देखें इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और छोटी सी हींग जो है ना उसके पाँव में बांध दें। सही, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल जी। एक और हमारी बहन मौजूद हैं कायनात कराची से, ये तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कायनात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, और आपको देख के बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू वर्दा। मुझे आपको मुबारकबाद देनी थी, एक तो पाकिस्तान की जीत की और एक आपको अवार्ड मिला था उसके लिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, आपको भी पाकिस्तान जीत गया और आई एम ग्लैड आपको याद रहा, आपने मुझे विश किया। थैंक यू सो मच। कोई सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर बिल्कीस से? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लास्ट ईयर ना अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई थी। ठीक है। अच्छा, तो अब वो खुलने लगी है, जाहिर है वो बाल दोबारा से ना, तो लोग कहते हैं अभी दोबारा केराटिन करा लो, ये करा लो। वो कितने बार बालों को केमिकल में दूं, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं दोबारा कराऊं। अब मैं चाहती हूँ मेरे बाल ऐसी नेचुरल सीधे हो जाए, मतलब और सही हो जाए, मतलब वो चीजें जो है केमिकल का असर खत्म हो जाए। क्या इस्तेमाल करूँ? और एक और बात भी बताइएगा, क्या सन ब्लॉक रात में तो नहीं लगाते सोने से पहले? बेटा सन ब्लॉक का मतलब ये होता है सूरज के लिए। बस वो नहीं, घर में भी कहते हैं ना घर में लगाओ। नहीं, मैं बताइए, देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। मेरे स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि आप सूरज में जाने से 15 से 20 मिनट पहले लगा लें, या अगर आप चूल्हे के पास हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यही कहना चाह रही थी, तो आप लगा लें। अपनी स्किन को खुदारा थोड़ी सी सांस लेने दें। इतनी चीज़ें लगाएंगे तो एक साइन बहुत जल्दी आ जाएगा, याद रखिएगा, ये नहीं कीजिएगा। और जो दूसरा आपने कहा, जो आपके केमिकल लग गए हैं ना बालों में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं। कायनात, आपकी बात का हम जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का एक बार फिर से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ एक लेजेंडरी सिंगर नैयरा नूर साहिबा का आज बर्थडे है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नैयरा नूर साहिबा को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। हमारा तो पूरा बचपन जो है डॉक्टर बिल्कीस नैयरा साहिबा के मिली नगमे सुनते हुए जो है हम बड़े हुए हैं। हमारे स्कूल्स में चलते थे स्पोर्ट्स डे वगैरह में, और ये एक इनका बहुत ही मशहूर मिली नगमा है, वतन की मिट्टी गवाह रहना। और उस पर आप देखें, आपको म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही होगी इसके, वतन की मिट्टी गवाह रहना। और ये ऐसा मिली नगमा है, इनोसेंट आवाज़ है इनकी। बिल्कुल नहीं, ये नगमा जब भी चलता है ना, आप यकीन जानिए मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे क्या, आई एम श्योर हम सबके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये दिल को छू लेता है। और इनके ये देखें, इनकी आवाज़ ही दिल को छू लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में हर वाइफ जो है ये गाना तो इनका गाती ही होगी, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ। बिल्कुल, इनके बहुत से गाने ऐसे हैं जो आज भी मैं कहूँगी कि पुराने नहीं हुए हैं। बिल्कुल नहीं। और हम आज भी जो है ये गाने गुनगुनाते हैं कहीं ना कहीं, कभी मियाँ रूठ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा बहुत इनोसेंट आवाज़ मनाने का तरीका, या फिर हम बेगमात रूठ जाए तो हमारे मियाँ गा लेते हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प भी की है हमारी रूठे हुओं को मनाने के लिए। लेकिन बट स्टिल, और जितनी माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं ये अभी भी, और इनकी जो ग्रेस है, जो इनकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा लगता है। और इनकी आवाज़ जो है ना वो बहुत सूदिंग और कामिंग है, बहुत आपको सुकून पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही खुशबाश रहें और माशाल्लाह ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। आमीन सुम आमीन। एक बार फिर से तहे दिल से आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे थे बालों की। तो अच्छा, उन्होंने कहा था कि घर में कैसे आप करें। देखिए, आप केराटिन कराएं या आप हेयर स्ट्रेटनिंग कुछ भी कराएं, आपके बाल डैमेज होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको वो कहा जाता है कि उनका स्पेशल शैम्पू है वही यूज़ करना है।
क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है जो आपके बालों को स्ट्रेट रखने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल नहीं लेते होम वाला ना, जिसकी वजह से बाल मज़ीद डैमेज होते हैं। और कायनात से मैं ये भी कहूँगी, कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कहते हैं कि आपको घर में भी सनब्लॉक लगाना चाहिए, लेकिन घर में रेगुलर आप अगर ऐसे ही बैठी हैं तो आप सनब्लॉक नहीं लगाइए। सिर्फ और सिर्फ जब आप चूल्हे के पास जा रही हैं तो हीट प्रोटेक्शन के लिए आप सनब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, और जब आप किचन से बाहर आ गई हैं तो आप अपना जो है वो धो लीजिए साबुन से, लेकिन 5 मिनट बाद, क्योंकि एकदम से आप हीट से आती हैं और फिर ठंडे पानी से मुँह धोए तो ये भी नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रूम टेम्परेचर के साथ आपको लगे आपका बॉडी टेम्परेचर एक हो गया तो जाकर फिर आप जो है अपना चेहरा धो लीजिए। नेचुरल सन ब्लॉक अगर आप किचन में हैं, सबसे बेहतरीन टमाटर है, उसको आप फ्रिज में रख लें। जो उसका फ्रिज में रखने के बाद जब हम बाहर रखते हैं, जिसका पानी निकल रहा होता है ना, वही पानी को आप स्प्रे बॉटल में डाल के अच्छी तरह स्प्रे करें, वो आपका नेचुरल सन ब्लॉक है। आपका दूसरे सवाल का जवाब मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है 2 चम्मच, घर से मलाई लेना है 1 चम्मच, एक पूरा अंडा लेना है, इसमें पिंच काली मिर्च डालना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह, और इसमें ½ टीस्पून कैस्टर ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए, ये एक क्रीमी शक्ल बन जाएगी। इसको आप अपने बालों में बहुत अच्छी तरीके से लगाएं। लगाने के 1 घंटा आपने रखना है। 1 घंटे बाद पहले थोड़ा सा सिरके का पानी बनाएं ताकि वो जो ग्रीस है वो निकल जाए। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू कर लीजिए, तो इंशाल्लाह, या देखिए हम कुदरत से लड़ नहीं सकते कि आप ये चाहें कि कर्ल बाल जो हैं वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैनेजेबल हो जाएगा। वो कर्ल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों से फ्रिज निकालने में मदद करेगा। एक और चीज़ बहुत आसान है, नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट भी है, घर बैठे आप आसानी कर सकते हैं। और एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, मिसेज इमरान कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेज इमरान? हेलो, डॉक्टर बिल्किस से बात करवा दें। जी जी, बात कीजिए मिसेज इमरान। आपकी तबीयत पूछिए मिसेज इमरान। वर्दा पूछ रही है कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, आपकी दुआ से। मुझे ये पूछना था, मुझे बता, मसला है मेरा कि मेरी उम्र है ना 35 साल है। अच्छा जी। और मेरा वेट है ना 86 है। अच्छा, हाइट कितनी है? वजन है इनका। हाइट कितनी है? कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इनका जो वज़न ही बता रही हैं ये ज़्यादा है, अगर किसी भी हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हाँ, ज़्यादा है। इसके लिए आपने क्या करना है, शुगर बिल्कुल छोड़ देना है। अगर रोटी खानी है तो जौ की रोटी खानी है। आप ये कीजिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ज़ीरे का पानी भी बहुत अच्छा होता है कि आप सफ़ेद ज़ीरा जो है ना रात को भिगो दें, सुबह छान के पी लें। क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे आपको मैदे का कोई मसला और मैं आपको कोई भी बूटी बता दूँ वो फिर आपका मैदा ख़राब ना कर ले। इसलिए आप ये करके देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। सही। डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बता रही थी हमें? कुछ मैं ये बता रही थी कि बालों को काला करने के लिए कोई जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, आंवले में खुद तेल नहीं होता, आंवले को इन्फ्यूज करके आंवला ऑयल बनाया जाता है। उसका तरीका ये है कि आपने लेने हैं आंवले, तकरीबन आपने लिया, अगर 100 ग्राम आंवला लिया है तो उसको आप पानी में, आधे लीटर पानी में भिगो कर रखें। भिगोने के बाद उसको लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का जो लोहा इसके साथ ऐड होगा वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जब ये आधा, जैसे ½ kg पानी थोड़ा कम रह जाए तो उसमें तिल का तेल डाल के उसको हल्की आंच पे पकाएं। और इसका बहुत ध्यान करें क्योंकि तिल का तेल उभर के पूरा नीचे बाहर गिर जाता है। पकाते रहे, जब पानी ख़त्म हो जाएगा और आंवला आपको लगेगा कि बिल्कुल इसमें पानी ख़त्म हो के आंवला ऊपर आने लगा और बहुत ही भीनी खुशबू आती है। अच्छा, ये पहचान है कि ये जब आप आंवला ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है पानी खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे हम प्याज तलते हैं, प्याज में पानी होता है तो नीचे होता है, फिर तेल में वो ऊपर आने लग जाता है, सेम यही, लेकिन जलाना नहीं। अगर इसको और अच्छा करना है तो इसमें आप कड़ी पत्ता, जब आंवला ऊपर आने लगे तो आप एक पूरा जो है ना मुट्ठी कड़ी पत्ता भी आप इसमें डाल दें, बेहतरीन आपके सर के लिए तेल तैयार हो जाएगा, वो कीजिएगा। अच्छा, बालों को काला करने के लिए ना भांगड़ा सिया बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद फिर आप इसको तेल में पका लें। अच्छा, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखते हैं कि ना कॉफ़ी बना लिया तो आंवले का वो कर लिया, बहुत सारे तेलों में पका लिया, सब होता है, लेकिन हल्की आंच पे पकाएं।
तेल आप कभी भी अगर इन्फ्यूज़ड करें तो आपने हल्की आंच पे पकाना है। पहले ओवरनाइट सारी जड़ी बूटियाँ भिगोनी है, फिर जड़ी बूटियों को पहले पकाना है। पकाने के बाद फिर उसमें तेल डाल के हल्की आंच पे छोड़ दें आप, फिर आपका तेल बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। अच्छा, आप बाल काले करने के लिए आपको जो जड़ी बूटियाँ चाहिए, आंवला, सिकाकाई, भांगड़ा, सिया, मेहंदी के पत्ते, कड़ी पत्ते आप जो है ना इसमें डालें, और छोटी हर्ड, ये सारी चीज़ें आपने कूटना है, पीसना है और फिर पानी में पकाना है। अब मैं आपको रेशियो बता देती हूँ कि अगर सब आपने 50-50 ग्राम लिया है तो भी आपका पानी 2 kg होना चाहिए, ताकि उसमें अच्छी तरह पक जाए। डॉक्टर बिल्किस, मेहंदी के पत्ते जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को वो सूट नहीं करते, कुछ तो आप कंप्लेन हटा करते, दें। तो मेहंदी के पत्ते हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। फिर आप मेहंदी के बीच का तेल निकाल के उसमें डालें, वो आपको ज़रूर सूट करेंगे, वो आपके बालों का कलर बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, इन चीज़ों का कोई नेमुल बदल नहीं। अब हम जल्दी का काम शैतान का होता है, हम इतनी जल्दी हम कहते कि अभी चूल्हे पे चढ़ाए, जैसे खाना आधे घंटे में पकाना है तो हमें तेल भी आधे घंटे में पकाना है, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है टाइम आपको, यूज देना करने में पड़ता है। टाइम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस आपका, आप जब भी आती हैं हमें इतनी अच्छी बातें बताती हैं, हमें इतने अच्छे नुस्खे बताती हैं, हमें ट्रीटमेंट्स बताती हैं जिससे हम अपनी रोजमर्रा बहुत की लाइफ शुक्रिया में आप लोगों के आसानी बुलाने का। जो तक है देखिए, ये भी implement है कर कि आप सकते हैं। बुलाते हैं तो मैं आती हूँ, फिर नहीं, मैं लोगों को नहीं, बताती हूँ। आपसे आपको सब पसंद करते हैं और आपकी जो नुस्खे होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कि सबको फ़ायदा होता है, शिफा होता है अल्लाह के हुक्म से। तो जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिल्किस। और अब बारी आती है एक अनाउंसमेंट की। फ्राइडे को जो मैंने सवाल किया था उसकी जो विनर हैं उनका नाम है कुलसुम फ्रॉम मुल्तान। उन्होंने जीता है एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत मुबारक हो कुलसुम आपको, और ये गिफ्ट हैम्पर आप तक जल्दी पहुंच जाएगा एनेक्स का इंशाल्लाह ताला। और आज का सवाल करती चलूँ मैं आपसे, आप मुझे बताइए कि डॉक्टर बिल्किस ने आज हमारे सेगमेंट हुस्न का राज में किस टॉपिक पे बात की है। देखिए कितने आसान सवाल देती हूँ मैं आपको, ताकि आप जो है वो फटाफट से जीत जाएं एनेक्स से गिफ्ट हैम्पर। दोबारा सवाल रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर बिल्किस ने आज हुस्न के राज सेगमेंट में किस टॉपिक पे बात की है, जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। अरे वाह, कोकोमो, अरे ज़बरदस्त भाई। आपको पता है मुनीज़ा ये मेरे फेवरेट है, आपने आज मेरे लिए रखे हैं कोकोमो। हाँ, मेरे भी फेवरेट है और मेरे बच्चों के भी बहुत फेवरेट है ये कोकोमो। तो बहुत मज़े के होते हैं ये, और मतलब इसमें इतने अच्छे फ्लेवर्स भी आ गए अब तो, इतने डिफरेंट ऑरेंज है, मिल्क है, स्ट्रॉबेरी है, और Yummy। मेरा फेवरेट चॉकलेट है। ओए होए। और अच्छा, आपको मुझे तो इसके सारे फ्लेवर्स पसंद है। ऑरेंज बस इतना नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे बाकी तीनों फ्लेवर्स इसके बहुत पसंद है। यार कोकोमो हम सबके इतने फेवरेट हैं कि जब घर में आते हैं तो बच्चों से ज़्यादा शायद हम बड़े भी, मैं तो खा जाती हूँ ना, खा रहे होते हैं। और ये रुका नहीं जाता। अब एक पे जो है ना फिर आपका दिल नहीं भरता, आप कंटिन्यू खाते रहते हैं। और आपको इसकी खासियत बताऊं मैं आज, बताएं, तो पता है आप इसमें जो है वो स्नैप एंड विन भी कर सकते हैं, पता है। वाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आप बता जब रही हैं। कोकोमो का पैक खरीदेंगे किसी भी स्टोर से, तो उसमें से आपको ढूंढना है गोल्डन कोकोमो। हाँ, गोल्डन कोकोमो। हाँ गोल्डन, मेरा निकल आया। ओह ये देखिए जनाब, जबरदस्त। अरे वाह 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 वाह। गोल्डन कोकोमो, ये क्या है? गोल्डन कोकोमो के ज़रिए आप जो है वो विन कर सकते हैं बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। ज़बरदस्त। अब ये विन कैसे करना है ये मैं आपको बताएं, बताती बिल्कुल, हूँ। मैं भी पहले करूँगी। तो जो है आपने किसी भी स्टोर पे जाना है, ग्रोसरी स्टोर पे, और आपने कोकोमो का पैकेट खरीदना है, और फिर उसमें से ढूंढना है आपने ये गोल्डन कोकोमो। अगर आप जबरदस्त। लकी हैं तो आपको मेरी तरह ही फौरन एक बाइट के बाद गोल्डन कोकोमो मिल जाएगा। अच्छा, ये खा सकते हैं? नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, ये मेरा गोल्डन बाइट है भाई। अच्छा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब ज़रूरत है हमें मोबाइल की। ये देखें, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस पर मेंशन किया गया है, और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। ये देखें, आपको लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032122111839। मैं खा लूँगी ये वाला। स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे ये देखें, आप देख सकते हैं रैपर के पीछे जो है एक हिडन कोड छुपा है यहाँ पे 7 डिजिट का, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक ब्लैक सा आपको नज़र आ रहा है, इसको हमें स्क्रैच करना है। मैं अपना ये गोल्डन कोकोमो बहुत एहतियात से यहाँ रख दूँ
और ये देखिए मैं स्क्रैच कर रही हूँ इसको, देख रही है मुनीज़ा बिल्कुल कितनी आसानी से ये स्क्रैच हो रहा है फ़ौरन। और इसमें छुपा है 7 डिजिट कोड जो कि हमें भेजना है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। ये देखें मेरा कोड आ गया, टडा-टडा। ये देखें। अच्छा ये सेंड करेंगे तो क्या होगा उससे? अब ये हमें देखिए गिफ्ट्स मिलेंगे? जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया और जो स्क्रीन पे भी चल रहा है और कोकोमो के पैकेट पे भी दिया गया है, आपने इस पे ये बिस्कॉनी आपने लिखना है सबसे पहले और स्पेस देना है और फिर उसके बाद ये 7 डिजिट का नंबर आपने यहाँ डालना है। आप मेरी हेल्प करेंगी? बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ओके ये देखिए बिस्कॉनी आपने लिखा, फिर आपने स्पेस दिया फिर आप लिखिए और 6184 6184099। ये देखिए इस तरह से बिस्कॉनी स्पेस 7 डिजिट का कोड जो कि रैपर के पीछे हिडन था उसको स्क्रैच करके आपने निकाला और आपने सेंड किया उस व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर जो है ये दिया गया है बॉक्स पे और स्क्रीन पर भी चल रहा है। और फ़ौरन ही देखिए आपको एक तस्दीकी मैसेज जो है वो मिलेगा और अभी वो देखिए हम उसका वेट कर रहे हैं। अभी जैसे ही वो मैसेज आएगा मेरे पास तो फिर मैं इस गोल्डन कोकोमो की जो है वो पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप करूँगी इसी नंबर पे और फिर मैं शामिल हो जाऊंगी लकी ड्रॉ में और मैं जीत सकती हूँ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। गिफ्ट्स हैं उसमें? प्राइजेस तो इतने सारे, मैं क्या बताऊँ आपको। इसमें आप एक्सबॉक्स जीत सकते हैं, आप प्ले स्टेशन विन कर सकते हैं, आप स्कूल बैग जीत सकते हैं, आप साइकिल विन कर सकते हैं और टैबलेट विन कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी अभी। एग्जैक्टली हाँ, वहाँ आप करें। मेरा कहाँ है चॉकलेट कोकोमो, ये रहा। मैं भी ट्राई करूंगी। बिल्कुल आप देखिए, आप भी जल्दी से दुआ करें मेरा भी निकले गोल्डन वाला। देखा अल्लाह का निकला है। खुली नहीं रहा एक्साइटमेंट। नहीं, मेरी दुआ है कि आई रियली होप कि मुझे प्ले स्टेशन या टैबलेट में से कुछ मिल जाए। ओके हाँ ओह नो, ढूंढो होगा ना, देखो नहीं है। अरे कोई बात नहीं मुनीज़ा, सिर्फ 10 रुपए में आप जो है वो दोबारा से आप ख़रीद सकती हैं और सिर्फ 10 रुपए में आप जो है वो दोबारा लकी ड्रॉ में शामिल हो सकती हैं, एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकती हैं। जबरदस्त। अरे कोई बात नहीं, गोल्डन दोबारा ट्राई ये तो कीजिएगा। मज़े का है ना, यही खा लेके एंजॉय करते हैं। मैं दोबारा ट्राई करूँगी अब। और जितने ज़्यादा गोल्डन कोकोमो और आपके पास कोड्स होंगे उतने ही ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे आपके पास। तो अभी आप जाइए किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे, सिर्फ 10 रुपए का कोकोमो का पैक खरीदिए और उसमें ढूंढिए ऐसा गोल्डन कोकोमो और व्हाट्सएप कीजिए 7 डिजिट कोड जो इसके पीछे रैपर के पीछे है हिडन, उसको स्क्रैच करके सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। एक तस्दीकी मैसेज आपको मौसूल होगा, उस मैसेज के मिलने के बाद आपने जो है ये गोल्डन कोकोमो जो है इसकी पिक्चर क्लिक करके भेजनी है उसी व्हाट्सएप नंबर पे और फिर आप शामिल हो सकते हैं जो है लकी ड्रॉ में और जीत सकते हैं एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, साइकिल, स्कूल बैग, आपको क्या विन टैबलेट। करना है? मैंने बताया ना मुझे प्ले स्टेशन विन करना है। ओह, अच्छा मैंने एक्सबॉक्स लेना है अपने बच्चों के लिए। बस अब मैं तो भाई खाना शुरू करो। नहीं मैं तो अभी एंजॉय। मैं ये सारे डब्बे लेके जाऊंगी, मैं ये सारे डब्बे लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं करिएगा, मेरे लिए भी छोड़ देगा। एक ले जाना। चले एक में हो सकता है मेरा भी गोल्डन निकल आए। क्योंकि भाई देखें जितने ज़्यादा आपके पास गोल्डन कोकोमो होंगे और जितने ज़्यादा कोड होंगे उतने ही ज़्यादा जीतने के मौके आपके पास होंगे। जबरदस्त। तो अभी जाना है, मैंने पूरा डब्बा खरीदना है और फिर मैंने निकाल और घर में बच्चों को सबको खाना है कि भाई खाओ खाओ और गोल्डन कोकोमो ढूंढो। अच्छा बच्चों ने खा भी लेना, इतना मजे का है वो तो फौरन, वो तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही ले लेंगे। मुनीज़ा मैं सीरियसली, मुझे चॉकलेट फ्लेवर जो है वो कोकोमो का इतना पसंद है कि मैं सीरियसली मैं एक खा के नहीं रुक सकती। नहीं रुक सकते वाकई। और दिल करता है कि कुछ मैजिक हो जाए इसमें और हम डालते रहे हाथ और निकालते रहे, वो खत्म ही ना हो। ऐसा होता है ना कोकोमो खाते हुए। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताऊं मुनीज़ा, बच्चों से कहेगा गोल्डन कोकोमो जब निकले तो ये ना हो कि वो फौरन ही खा लें। ये बताना खाना नहीं है, गोल्डन कोकोमो जब निकले तो उसको बड़े संभाल के रखना है क्योंकि इसकी पिक्चर भेजनी है हमें। अच्छा पिक्चर भेजने के बाद इसको खा सकते हैं? पिक्चर भेजने के बाद इसको खा सकते हैं? हाँ, पिक्चर भेजने के बाद आप खा सकते हैं आराम से, है ना? एंजॉय करें। आपकी गोल्डन बाइट है भाई, छोड़ना ही नहीं है ना, एक भी क्यों छोड़े। गोल्डन बाइट है आपकी आफ्टर ऑल, है ना? तो भाई ये तो साल हमारे पास है, मैं खा भी रही हूँ कोकोमो। और आप मुझे बताइए आप क्या बना रही हैं? आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आज हम बना रहे हैं पालक कीमा और साथ में बना रहे हैं बल वाले पराठे। जो हम पठान के पास, जो पठान भाई हमारे इतने मज़े के पराठे बनाते हैं, हम जाते हैं ना खाने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पीछे हो गई क्यों? आप जो है ना वो नियत खराब करें और मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे खाने बना फिर मेरा कड़ा इम्तिहान लें।
बिल्कुल, ये तो है। क्या करें, बड़ी हमारी भी बात है मजबूरी मुनीसा। क्योंकि हमारे इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं और उनकी इतनी फरमाइशें आती हैं, तो उनके लिए तो बनाना है ना। आप थोड़ा सा टेस्ट तो करिएगा, भले ज़्यादा नहीं खाएं। मैं पराठे के साथ, लेकिन आई लव पालक कीमा ज़बरदस्त। तो फिर हम आपको ना वो ब्राउन ब्रेड के साथ दे देंगे। मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। अच्छा जल्दी से बताइए आप क्या चलिए करेंगे रेसिपी अभी? हम स्टार्ट करते हैं। क्विकली बताइए क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। आप प्याज व्याज ब्राउन अच्छा करेंगी? भी बिल्कुल, मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी ऑयल में, फिर इसमें मैं प्याज डाल के इसको सौते करेंगे, और इतने में हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे। चलें सही ठीक है। डन है। आप ये कीजिए और आप जाके लीजिए कोकोमो का पैकेट और इसमें ढूंढिए गोल्डन कोकोमो। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी किचन क्वीन जो है वो बना रही हैं आज पालक कीमा, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है पालक कीमा, मेरे घर में अक्सर बनता है। और सर्दियाँ जब हों तो पालक के साथ साथ थोड़ी सी मेथी अगर आप डाल दें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हैं मुनीसा इसमें? अच्छा जी, देखिए मैंने प्याज चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने प्याज जो है हल्की सी मेरी लाइट गोल्डन हुई, मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए तमाम, जिसमें लाल मिर्च गई, ठीक है, और उसमें क्या नाम है, टमाटर। प्यारा सा कलर आ गया। देखिए अब टमाटर, मैं मसाले बता रही हूँ। अच्छा पहले मसाले बता रही हैं आप। ओके। टमाटर मैंने इसके अंदर प्याज हल्की सी गोल्डन हुई, मैंने ऑयल में ज़ीरा ऐड करा, उसमें प्याज फाइन चॉप ऐड करी, उसको हल्का सा गोल्डन करा। उसके बाद मैंने उसमें जो है लाल मिर्च अभी आपके सामने ऐड करी, इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड करा, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करी, और सॉल्ट आपने अपने हस्बे जायका ऐड करना है, ठीक है। और हल्का सा 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी। अब हमने टोमेटोज ऐड कर दिए, टमाटर फाइन चॉप। अब उनको थोड़ा सा हम भूनेंगे और इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे, और फिर हमारा चिकन का कीमा जो है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप उसको बकरे की कीमे में या फिर आप बड़े बीफ का के कीमे में बना जो भी सकते है हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत आसानी से बनता है, झटपट बनता है, क्विकली। और पालक अगर आपने पहले से काट के रखी हुई है और आप कहें कि यार क्या बनाना है, कीमा निकाला आपने, फटाफट पालक कीमा बनाए तो मज़े का भी बहुत बनता है, हेल्दी भी है कि इसके थ्रू आप जो पालक भी खा लेते फायदे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा। पालक के फ़ायदे पे बात करना चाहूँगी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी। देखा है आपने, हमारे बचपन में एक कार्टून आता था पपाया द सेलर मैन, और वो जैसे ही स्पिनच यानी कि पालक खाता था तो उसके मसल्स बिल्डअप हो जाते थे। तो क्योंकि वो हम बच्चों को उस वक्त ये एक कार्टून के थ्रू एक मैसेज था कि पालक बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए, जो डाइट पे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप यकीन करें, आप अपने इसमें पालक का इंटेक रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा जी, मैंने पालक को क्या किया था कि बिल्कुल इसको बारीक काट के, वॉश करके, बारीक काट के मैंने पानी बॉईल करा, उसमें मैंने पालक जो है वो ऐड कर दी। 1 मिनट जब पानी बॉईल हो चुका था फिर ऐड करी, 1 मिनट रखा, उसको निकाल के ठंडे पानी में डाला उसको, और फिर उसको स्ट्रेन कर लिया। और इस प्रोसेस को ब्लांच करना कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी आवाम को नहीं पता होता, लेकिन अब तो सब माशाल्लाह इतने समझदार हैं और अब पढ़े लिखे भी लोग हैं तो वो समझते हैं इस बात को। नहीं, अब माशाल्लाह से घरों में इतने लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हमारी ख़वातीन में कि वो घर में ही माशाल्लाह इतने अच्छे खाने बनाती हैं और उनको टेक्निक्स पता लगना शुरू हो गई हैं। तो मैंने इसको ब्लांच करके ठंडा कर लिया, और ये देखें इसका प्यारा सा कलर रहेगा, इसमें इसका कलर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमारा देखें टोमेटोज हो गए हैं, हम इसमें जो है कीमा ऐड कर देते हैं। हमारा कीमा कितना लिया है आपने? कीमा मैंने ½ kg पालक लिए और ½ kg ही मैंने कीमा लिया है। अच्छा मैं थोड़ा दूर जाऊँ, मुझे छींके आना शुरू हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जब तक कीमा हो रहा है तब तक हम हमारे पराठे बता देते हैं हमारी व्यूअर्स को। अरे वाह, आप पराठे, वो भी पठान के होटल जैसे पराठे, ये देखें शॉर्ट लीजिए। अच्छा, इसका प्रोसेस भी बता दूं, मैंने क्या किया, ½ किलो मैदा लिया, उसको जो है, या आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, उसको मैंने अच्छे से गूंदा, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है चीनी ऐड की थी। चीनी इसको खमीर करने में हेल्प करेगी, मीठा करना पर्पज़ नहीं है इसको खमीर करना पर्पज़ है, ठीक है। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड करा, ठीक है, वो आप हस्बे जायका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करा मैंने इसको इसके अंदर, और इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद मैंने इसको रेस्ट दिया ऑयल लगा के पूरे उसको आटे को, और उसके बाद मैंने इसको रेस्ट करा आधे घंटे के लिए। फिर मैंने जो है इसके पेड़े बनाए और पेड़ों को भी तेल लगा के
मैंने रख दिया। आप देखें ये ऑयल में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सही, आप अब आ जाते जाइए हैं यहाँ हम पे, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है, तो आप जिस काउंटर पे भी बना रहे हैं आपने उसको क्लीन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। मैं चूल्हा खोल दूँ ये वाला बिल्कुल, तवे आप के खोल लिए? दीजिए। अच्छा जी, ये मैंने पेड़ा ले लिया इसका, ठीक है। इसको पेड़े को हमने फैलाना है इस तरीके से। ये देखें आप, मैंने आटा सॉफ्ट गूंदा था, आप ये देखें कितने आराम से ये अच्छा, हाथ से ही आप इसको कर फैल गया, रही क्योंकि हैं ना? हमारे पठान भाई तो अपने हाथों से बना रहे होते हैं ना, इतने मज़े का होता है वो। अच्छा, मुझे वहाँ पे ना वो फ्लावर रखा हुआ है और घी आप मुझे पास करें, क्योंकि आज हम बना रहे हैं देसी घी के पराठे। ओए ओए, आप खाएंगी आप? मुझे ये बताएं। मुनीज़ा मैं इनको ना ललचाती रहती हूँ कि ना, ताकि किसी बहाने तो ये खाएं ना मेरा खाना। यहाँ पे मैं आपकी जो है ना ये अच्छा, मुझे एक स्पून दिएगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें अभी कुछ ऐड तो नहीं करना ना आपने? कुछ बस भी इसको सिर्फ भूनना है? बस भूनना है। ये हमारा बस, ये जब कीमा टर्न हो जाएगा तो हमने पालक ऐड करना है। अच्छा, ये हमने जो है इस पर जो है घी लगा दिया अच्छे से। अपने हाथों को जितना आप यूज़ कर सकते हैं करें, ठीक है। इस पर हमने आटा डस्ट करा और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने इसको फोल्डिंग टेक्निक किया है, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से, जैसे हम पंखा बनाते हैं ना, कितनी जबरदस्त तरीके एग्जांपल से। दी है मुनीज़ा ने, उस वाकई। तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखें, पंखे बल की वाले तरह पराठे। बल वाले पराठे। और वाह। ये देखें जी, ये इस तरीके से इसको स्ट्रेच करना है बिल्कुल। इसके बाद इसको हमने इस तरीके से घुमा के स्पाइरल फॉर्म में इसको जो है ये इसके नीचे टाकिन करना है, डालना है, और ये हमारा पेड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आपने क्या करना है, इस स्टेज पे भी इसको दोबारा रेस्टिंग पॉइंट पे रखना है और फिर आपने बनाने, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम आपको इसी पे बनाना बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपने ज़रूर रेस्ट करना है। वो जो एक बड़े मशहूर जो है हम पराठे खाते हैं बाहर बाज़ार के, ये देखें, इसको इस तरीके से आपने फैलाते जाना है, हाथ की हल्का मदद सा से ही जो है, फैलाना है। बिल्कुल, हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेलन से जब हम करते हैं ना तो वो सारे एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। और फिर वो लेयर नहीं आती हैं पराठे Layers की, और वो नहीं चिपक भी जाता है एक साथ ना, बिल्कुल। तो फिर वो लेयर्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। कोई मसला नहीं है, ये खुल रहा है, क्योंकि ये खुलेगा तो ही तो क्रिस्पी होगा और मज़े का होगा। ये देखें जी, बहुत आराम से फैल गया, ठीक है। और ये थोड़े से ना मोटे ही अच्छे लगते हैं, हाँ। ठीक है। तो हम ये कहेंगे बहुत पतले पतले तो वो नहीं होता। ये देखें, मैं पालक डाल दूँ इसमें? बिल्कुल, ये डन है। आप इसमें पालक ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हमने पराठा, हमारा फ्लेम ऑन है, हमने पराठा ऐड करा है इसमें। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो बन रहा है। अच्छा, इस स्टेज पे हमने इसमें ऑयल या घी कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे इसी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा इस पर घी जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। जब हमारा ये सिक जाएगा अच्छे से, खुशबू आ रही क्या है, खुशबू आ रही है पालक कीमे की, वाह वाह वाह। ज़बरदस्त। हमारे प्रोड्यूसर्स आपको आ रही है खुशबू पालक कीमे की? ये हमारे प्रोड्यूसर्स आपका फेवरेट है। ज़बरदस्त, फरमाइशें तो सब जगह से आती रहती हैं। और अच्छा, ये साथ देखें। साथ बल वाले पराठे, ओए और होए, कोई वो भी- चाय भी मंगवा ले पराठे के साथ। देसी घी के पराठे भाई, बल वाले देसी घी के पराठे, हेल्दी। हेल्दी, ठीक है। इसमें देखिए मैंने इसको सेक लिया। अब जो है मैं इस पे जो है ये घी ऐड करूँगी। इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि कितना खस्ता और कितना ज़बरदस्त आपका पराठा बनता है। और पराठे खस्ता ही अच्छे लगते हैं थोड़े से, मुनीज़ा नहीं? बिल्कुल, मुझे क्रिस्पी पराठे बड़े पसंद हैं। ठीक है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त। वाओ। आप बताएं कैसी लुक आ रही है इसकी। ये बहुत ही यमी लग रहा है, और गरम गरम एक तरफ पराठा बन रहा है, एक तरफ जो है वो पालक कीमा बन रहा है। तो आप हाँ। सोचें, आई एम श्योर आपके वहीं पानी आ रहा है ना, वो देखें पानी आ रहा है। ये भी आप भी सोच रही हैं ना कि हाँ मैं भी आज जो है वो पालक कीमा बनाती देखें हूँ, और आप, बल वाले वही पराठे। लोग आ गए। ओहो, ये देखिए, वही लोग आ गए। आप दिखाएं हमारा जो है ये पराठा। Close जैसा shot हम, लें। अच्छा इसमें इतना आप यकीन करें, घर में बनाए हर चीज़ हम आपको सिखाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि बाहर का ना अवॉइड किया करें। लेकिन मैं किसी की बिजनेस या किसी की रोज़ी नहीं छीन रही, लेकिन अपने बच्चों को अपने हाथ से, अपने हस्बैंड को अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बना के दें। फिर आप देखें आपके घर में मोहब्बतें, खुशियाँ सब अच्छे से आएगा, और सब खुश भी होंगे कि यार ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे घर में ही बन घर में ही बन रही है। और मुनीज़ा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस अब हम पराठा, हमारा ये पराठा देखें भी डन तैयार है, पराठा भी दिखा दें, और ये देखें, कीमा भी बल जो भी है सारे इसके आ गए। वाओ। और क्रिस्पीनेस देखें उसके ऊपर से, देखें जो लेयर होती है पराठे की वो अलग अलग हो रही है। बिल्कुल। और इसको आपको जो वो है कहाँ है, हम- मैं ला के देती हूँ इस पे, हाँ। आपको। ये देखिए, इधर रख दूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ना फ्लिप करके उस साइड पे भले रख दें, ऐसे? हाँ, ऐसे, ताकि हमारे जो है व्यूअर्स को भी क्लियर आए। नज़र आ सके। ठीक है। ये लीजिए। ये देखें हमारा पराठा आ गया, ठीक
ठीक है, इसको हम बंद करते हैं क्योंकि और हमारे पास इसका टाइम बस शॉर्ट है। थोड़ा सा पानी जैसे ही खुश्क होगा उसके बाद इसमें आप गरम मसाला कुछ ऐड करेंगे? गरम मसाला ऐड करूँगी, चाट मसाला ऐड करूँगी। और ये देखें कितनी प्यारी सी जो है ये अभी हमारी सर्दियों की सौगात है। ये मिर्ची आई हुई है, ये हैदराबादी मिर्च कहलाती है और इतनी मज़े की मिर्च होती है ना कि आप खाएंगे ना तो आप मुझे जो स्पाइस लवर है मुनीज़ा आप ये ऐड करेंगे कीजिए इसमें, ताकि फिर हम जाएंगे ब्रेक पे क्योंकि वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का। ठीक है जी। तो आपको हम जो है वो दिखा देते हैं। गरम मसाला सर्व ऐड करके। करा, बंद कर दिया मैंने फ्लेम, उसके बाद ऐड करा चाट मसाला ऐड करा और ये जो प्यारी सी मिर्चें हैं, हरी मिर्च और ये वाली गोल मिर्चें ये ऐड करी हमने। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे हम और सर्व करेंगे। ये देखिए, लाइए, ओह वाओ, कैसा ज़बरदस्त लग रहा और है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी। और ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त। ये थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ यहाँ पे पर आई थिंक इनफ। थोड़ा और सा हरा हरा धनिया धनिया जो है ऐड हम करेंगे ऐड हम। करेंगे ठीक। बस। और राइट, और ये देखिए जनाब, मज़ेदार सा जो है वो पालक कीमा और बल वाले पराठे जो है वो तैयार है। आपका लंच का मेन्यू तैयार है आज का। आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और फिर बताइएगा कि मुनीज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी। और जनाब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जो रोशन राहें अलमीना आएंगी आपके साथ और बात करेंगी आपसे एक कंज्यूमर लॉ के टॉपिक पे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाज़रीन, आज जो है हम प्रोग्राम में कानून के ऊपर बात करेंगे सेगमेंट में, लेकिन कानून में आज हमने जो मौजू सेलेक्ट किया आप लोग के लिए वो इतना ज़्यादा मुफीद है क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें ये मौजू हमारे बहुत ज़रूरत जो है हमें उसकी महसूस होती है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम देखें तो जिस तरह आपको नाम से मालूम हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मबनी है। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अग्रीमेंट्स आते हैं, इसमें सेल्स आती है, इसमें सेल्स के अलावा जो है रेंटल अग्रीमेंट्स आते हैं और हर किस्म के इसमें अग्रीमेंट्स आते हैं। और अग्रीमेंट्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, और जो अनवॉइडेबल या नॉन वॉइडेबल होते हैं वो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और नॉन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे ताकि कानून के हवाले से आपको जो है आगाही हो और आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। सेल्स ऑफ गुड्स के हवाले से भी आपको कुछ बताते चलेंगे हम लोग। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है वो पर्टिकुलरली चैप्टर 7 था। इसी की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें चैप्टर 7 हुआ करता था जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हवाले से था। लेकिन 1930 में ज़रूरत महसूस हुई कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को जो है अलग कर लिया जाए और फिर 1872 से जो है रिपील हुआ और उसके बाद 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सामने हमारे पास आया। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर असफंदियार जहांगीर साहब। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अलवीना? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं असफंद? ऑल गुड, ऑल गुड। असफंद, सबसे पहले तो ज़रा व्यूअर्स को बता दीजिए आसान ज़बान में कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। मैंने थोड़ा जो है व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की, अब आप उनको ज़रा आम ज़बान में इस्तेमाल करें। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट होता है बाइंडिंग, जो कानूनी तौर पे जो है दो लोगों को या दो पार्टीज़ को बाइंड करता है कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन या कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए, और उस परफॉर्मेंस को जो एग्री करते हैं उसको हम फॉर्मली इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी होता है और वो रिटन भी होता है जी। इस तरह होता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह के जो ज़बानी हो, मतलब आपने हैंड रिटन कुछ नहीं करना, ज़रूरी नहीं है कि इसकी एग्जांपल बता दें। ओरल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि जी आप अगर मेरा ये काम कर देंगी फॉर एग्जांपल तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा फॉर एग्जांपल जी। तो ये एक हमारा आपका और आप इसको एग्री करती हैं। और जो कंसिडरेशन है जिसको हम पैसे कहते हैं उसको हम कानूनी तौर पे कंसिडरेशन अमाउंट कहा जाता है। अगर वो अमाउंट क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जो वैल्यू होती है
वो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करी तो वो कंसिडरेशन अमाउंट होती है। तो उसके बाद जो है हम ये लीगली बाइंड हो जाते हैं कि अगर आप ये परफॉर्म करोगे देन आई एम बाउंड टू डू दिस या पे यू दैट सर्टेन कंसिडरेशन अमाउंट। इस तरह होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। और ये जो अभी सवाल है ये मेरे जहन में चल रहा था लेकिन पीछे से भी आया है क्योंकि सबके दिल की है ये जो है ये सवाल दिल का सवाल है कि अगर कोई मुकर जाए उस बात से देखें फिर उसमें फिर एक कानून शहादत लॉ ऑफ एविडेंस आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लिटिगेशन में करते हैं विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो अगर हम सिर्फ आपको सिर्फ अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक ही अगर वो रहें तो उसमें सिर्फ ये है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो हर रोज़ डेली बेसिस पे होता है वो है मैरिजेस। इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। इसमें इन्वॉल्व है दो पार्टीज़ हैं जो एक अपनी कंसेंट एक अपने ऑफर देता है, दूसरी अपनी सिग्निफाइज दिस कंसेंट। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की लोग वायलेशन कर जाते हैं तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट तो छोटे मोटे। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कंसिडरेशन अमाउंट भी इन्वॉल्व है इन द फॉर्म ऑफ मेहर। बिल्कुल हक मेहर। तो बिल्कुल, तो जब ये वायलेशन होती है तो उसके बाद जो है उसके भी जो हैं वो रेमेडीज हैं अवेलेबल लॉ में कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्रीच ऑफ एनी कवेनेंट है ऑफ दैट सेट कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसको किस तरह डील किया जाए that has to be dealt in according मुझे बहुत ही फनी सी बात याद आ रही है लेकिन आई थिंक आई शुड शेयर इट विथ व्यूअर्स कि माय बाबा वाज आल्सो अ लॉयर। तो वो जब मेरी अम्मी से कहा करते थे डिबेट में कि मैरिज इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मेरी अम्मी को बड़ा गुस्सा आ जाता था कि आप शादी को कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो इट्स लाइक वो सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है लेकिन अगर टेक्निकल उसमें आप देखें लीगली इट इज़ ट्रू कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज is a legal contract which is binding upon the parties. जी। And that involves all the ingredients of the contract. अच्छा असफंद ये भी बता दीजिए कि रेगुलर लाइफ में जिस तरह हम लोग टैक्सी सर्विसेज करते हैं, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज, उसमें जो हम बुक कर रहे होते हैं टैक्सी को वो क्या है? क्या वो ओरल या वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है? That is in a form of oral contract. लेकिन इसमें देखें अगर फॉर एग्जांपल यू आर आगे से कैप्टन बोलता है आपको किधर जाना है, कैश है आपकी राइड, ये क्या सवाल पूछते हैं? देखिए ये क्वेश्चन है, दीज आर द फॉर्मेलिटी दैट हैज टू बी डेल्ट अनलेस के कोई ऑर्डिनेंस या कोई लॉ नहीं है, देन ही हैज अ फुल राइट टू आस्क कि जी आप मुझे कैश दोगे। मुझे हंसाया जा रहा है कि और आगे से आप क्या बोलते हैं कि और सॉरी मैं तो नहीं आ रहा, सीरियसली ये जो बात है ना, सॉरी मैं नहीं आ रहा, जिस भी लोकेशन को जो उनको पसंद नहीं होती है, लेकिन ये लीगली तो ये बाउंड नहीं है। देखें अगर उनके ऊबर के या कोई भी ऐसे टैक्सी या उनके कोई भी ट्रांसपोर्ट के ऑर्डिनेंस में लिखा है तो ये इसमें वायलेशन हो सकती है। अगर इफ सिंपल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज के आप ऑफर कर रहे हो कि जी मुझे यहाँ लेके चलो, वो आपसे कुछ सवाल करने के बाद इफ ही डिनाइज योर ऑफर तो दैट comes under the ambit of चाहूंगी कि आप इसको कंटिन्यू करें क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये क्या वजह है, क्योंकि जिस तरह असफंद कहते हैं कि अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि वो ये वायलेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्लियरली वायलेट कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही है, अगर आप रेगुलेशंस पढ़ें, इवन अगर आप ईमेल करें, उनकी शिकायत करें, तो फिर ये सही नहीं माना जाता कि वो आपकी राइट एक्सेप्ट करे, उसके बाद आपकी राइट को कैंसिल करे। लेकिन पाकिस्तान में जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद ही अपने राइट से ना वाकिफ हैं, वो चुप कर जाते हैं और यहाँ पे हर कोई अपना कानून बना देता है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से जो टैक्सीज़ होती हैं, जो ऐप्स के थ्रू आप बुलाते हैं, वो आप बुक भी कर रहे होते हैं, लेकिन बुक करते ही आपसे सवाल आता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है क्योंकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स नहीं मालूम। वो आपसे पूछते हैं कि जी आपने कहाँ जाना है, ये जगह कहाँ पर है, इतनी लंबी कॉन्वर्जेशन मैसेज पे शुरू कर देते हैं। फिर उसके अलावा अगर वो उनको जगह अप्रोप्रिएट नहीं लगती या उनके रूट की नहीं लगती, वो आपकी राइड कैंसिल कर देते हैं। ये सब गलत है क्योंकि उनकी कंपनी ने उनको बाउंड किया है, अगर वो कोई भी राइड लेते हैं तो वो आपको ज़रूर लेकर जाएँ। बहुत सारे लोग वायलेंट हो जाया करते थे, गुस्से में आते थे, लेकिन अब उनको भी आदत हो गई है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे 10 में से सिर्फ एक ही बोलेगा और बाकी सब कुछ जो है सहते रहेंगे चुपचाप। जी इस पे बता दीजिए बैरिस्टर साहब कि ये क्या है, लोगों को अपना राइट नहीं मालूम या क्या मामला है? देखिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट यहाँ पे ये आता है अलवीना के लोगों को यहाँ पे वाकई अपने कानून, अपने राइट्स नहीं मालूम। एड हॉक बेसिस पे, आर्बिट्ररी बेसिस पे जो समझ में आता है वो कहता है हम उसको डील कर लेते हैं। बट आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम वैलिड है
इन अ सेंस कि अगर वो राइट एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बाउंड है आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए। अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में अगर वो आपको डिनाई कर देता है तो इसका मतलब है कि ही हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने कर मतलब इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ वे, और अगर वो नहीं लेके जा रहा या उसको वायलेट कर दिया, उसको ब्रीच कर दिया कि जी मैं आपको नहीं लेके जा रहा, तो मेयर डिनाइल विदाउट गिविंग एनी रीज़न या एनी लेम एक्सक्यूजेज इज itself is a comes under the ambit of the breach of contract। अब सिचुएशन यहाँ पे ये आती है कि हमें हमारे व्यूअर्स को या तो हमारे रेमेडी क्या है इसकी ब्रीच ऑफ रेमेडी कॉन्ट्रैक्ट? ये है कि या तो आप इनको जो है जो अगर जैसे आप किसी कंपनीज को हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल यूबर को आप यूज़ करें, आप करीम को यूज़ करें, यू मे टेक देम टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट्स, कि जहाँ पे जो है वो ये जो प्रोसेस है ऑफ लॉ है और ये जो इसकी रेमेडी है बहुत ज़्यादा स्पीडी है और बहुत ज़्यादा क्विक है। और इसमें जो सिचुएशंस यहाँ पे आ जाती हैं कि इसमें ना कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है, ना कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि एक हमारा माइंड सेट है कि जी प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे जो है पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और गॉड नोज़ व्हाट कि हम कोर्ट में जाके ऐसा क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे अवॉइड द सिचुएशन। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि जो कैप्टन है वो अराइव भी कर देते हैं और फिर उनको जाना भी नहीं होता और वो फेयर भी आपके ऊपर उल्टा आ जाता है, पेनल्टी आ जाती है, इसके ऊपर ईमेल कर देते हैं, तो कुछ टैक्सी सर्विसेज में तो वो आपको कंपनसेट कर देते हैं, लेकिन कुछ में तो वो उल्टा आप ही को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए दिस अ पार्ट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये चीटिंग है और ये फ्रॉड है। बिल्कुल चीटिंग, अगर फ्रॉड, कोई और एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। जिसको आपने कहा और वो नहीं की गई है तो वो होता है कि जी मैंने जी उनको वहाँ छोड़ दिया, बट डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, तो दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मेयर मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस पे बैरिस्टर साहब ये बता दें कि लोग किस तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन में इसको समझ पाएंगे? इसको समझ इसलिए पाते हैं लोग, इस तरह समझ पाएँ कि ये चीज़ें जो हैं जब आप उनसे एग्री करें, जब उनसे करें तो उनको बताएं, आप उनका आईडी नंबर नोट कर लीजिए, आप उनके व्हीकल्स के वो नोट कर लीजिए, एज वेल एज कि जब वो एट द टाइम ऑफ राइड बुक करते हैं तो उनकी सारी डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स आपके फ़ोन में या आपके इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं, उसको नोट करके इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इसकी रेमेडीज़ में सिविल में भी रेमेडीज़ आती हैं एज वेल एज इसकी जो क्रिमिनल रेमेडीज़ भी आती हैं और कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जाके कि आप इसको वो अपना वो कर सकते हैं कि जी हमारा कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलवीना दिस मॉर्निंग कि आप यहाँ काम पे आने के लिए आएँ और वो आपको कैंसिल कर दे और आपका ऑन एयर शो रह जाता है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डैमेज इट कुड कॉज यू। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ एक इन टर्म ऑफ 200-400-500 रुपये पे नहीं होगा, इट टर्म्स ऑफ योर इंटायर शो, क्योंकि यू हैव टू बी हियर ऑन टाइम। सारे जो ब्रांड्स तो इसके डैमेजेस हैं इसके डैमेजेस जी ये भी आप कोर्ट से क्लेम कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ही हैज डिनाइड अस and because he has refused us to take that despite the fact he is admitted initially, इस तरह की कंपनीज हैं, they are vicariously liable to cover your loss or damages. Exactly, they are already international companies. बिल्कुल ऐसे। एक क्विकली वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। कभी अगर हम पानी की कोई बॉटल परचेज करते हैं जिसकी कीमत ही 15 रुपये है और उसकी रिटेल सारी डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन है, टैक्स के साथ उसकी प्राइसेस मेंशनड है, हम इनडायरेक्ट टैक्स हर जगह पर दे रहे हैं, हर चीज़ पर, उसके बाद एक स्टोर पे वो आपको 15 की मिल रही है और जो एलीट स्टोर है वहाँ पे आपको 40 रुपए की मिल रही है। कंज्यूमर्स क्यों 40 रुपए में वो बॉटल उठा रहे हैं? आई एग्री विथ यू, और इसका भी यही और जवाब, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, वही पानी की छोटी बॉटल 150 रुपए की मिल रही है। आई एग्री विद यू अलवीना। उसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स ओनर हैं वो एक कहते हैं कि जी हमारे ओवरहेड ज़्यादा हैं और हमारा जो है एडिशनल हमें 13% सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स दिया जाता है जिसकी वजह से, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि डबल टैक्सेशन किसी भी लॉ में हो ही नहीं सकती। क्या आपने एक बॉटल की कॉस्ट ली, उस पर आपने ऑलरेडी एक जनरल सेल टैक्स भर दिया आपने, और उसके बाद जब आप बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में और उसी बॉटल पे आप दोबारा करें तो आई वुड से इट्स रॉन्ग। ये भी फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। और क्या ऐसा हो सकता है बैरिस्टर साहब, मैं हर रेस्टोरेंट जाऊँ, हर कैफ़े जाऊँ और पानी की बॉटल उनसे बहस करूँ, उसके बाद फिर मुझे कहें कि नहीं हो सकता, मैं सबको सू कर दूँ? आप सू तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यू गॉट टू हैव टू सी कि मार्केट में जैसे अब आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर होंगे, या तो वो कहेंगे जी माजरत वी कैन नॉट रियली सर्व, आपका लाइसेंस जो है हम रिन्यू नहीं करते टू एंटर इनटू द प्रीमिसेस, या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। दे आर फ्यू पीपल, एक्चुअली क्वाइट अ लॉट,
जिनको जो ये करते हैं, जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिनको क्वारीज, Not actually quite a lot. Every restaurant, particularly we're talking about posh areas. पोश एरियाज में बिल्कुल ऐसे ही दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि जी उनकी एक्सक्यूज ये होती है जी हमारी चार्जेस हैं, बिल्कुल, हमारे ठीक है, टैक्सेस यानी हैं, गलत है हमारे आप। ओवर। Quickly बस मैं इसका ये समझता जवाब हूँ दे कि दीजिए, ये गलत गलत है। है। डबल टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ डबल टैक्सेशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारे सेगमेंट से इतना ही, और अगले दिन जो है आपसे ज़रूर हम कानून के ऊपर बात करेंगे और जो मसाइल आपको लाहक है उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको उन मसाइल की रेमेडीज़ भी मालूम हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।